दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्रम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, एपिसोड 31। चर्चाओं में माही। अब आगे। भोजन कक्ष से निकलकर माही तनिष्क को वापस उसके कमरे में ले आए। वहीं धीरे धीरे ये खबर पूरे अकादमी में फैल गई कि एक न्यू स्टूडेंट ने अपने सीनियर के साथ मारपीट की। अब सभी लोग उस अनजान लड़के के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक थे, जिसने एक ही दिन में पूरी एकेडमी को हिलाकर रख दिया था। इस अकादमी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई जूनियर अपने सीनियर के साथ इस तरह झगड़ा करे, जिस वजह से यह मामला काफी चर्चाओं में था। वहीं यह खबर रोशनी और विशाल तक भी पहुंच गई, जिसे सुन वह दोनों जल्दी से माही और तनिष्क से मिलने के लिए उनके कक्ष की तरफ चले गए। दरवाजा खटखटा की आवाज सुन माही ने दरवाजा खोला तो सामने रोशनी और विशाल अपना परेशानी भरा चेहरा लिए खड़े थे। विशाल ने जल्दी से माही को पकड़ते हुए कहा, छोटे भाई, तुम ठीक तो हो? हमने सुना कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए। वही विशाल ने माही को ऐसे उठा रखा था जैसे किसी छोटे बच्चे को लोग गोद में उठते हैं। माही ने विशाल को एक नजर देखा और उससे कहा, पहले मुझे नीचे उतरो। जिसे सुन विशाल को अब जाकर आभास हुआ कि उसने जल्दबाजी में रुद्र को लगभग अपनी गोद में ही उठा लिया। उसने जल्दी से माही को नीचे रखा और उससे माफी मांगी। माही ने उनसे कुछ नहीं कहा और उन्हें कक्ष आने का रास्ता दिया। जिसे देख वह दोनों जल्दी से अंदर आए तो सामने बस्तर पर दीवार से टेक लगाए तनिष्क बैठा था, जिसकी नाक पर इस वक्त कुछ जड़ी बूटी लगी हुई थी। उसका एक तरफ का गाल भी सूजा हुआ था। वही तनिष्क की ऐसी हालत देख दोनों घबराते हुए उसके पास पहुंचे। रोशनी ने जल्दी से तनिष्क से पूछा, यह क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं? उनके इतने सारे सवालों को सुन तनिष्क ने उन्हें शांत करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं, बस छोटी सी चोट है और रुद्र ने मुझे कुछ जड़ी बूटियों दी है, जिससे कुछ ही समय में ये ठीक हो जाऊंगा। तुम लोग परेशान मत हो। जिसे सुन दोनों ने पीछे मुड़कर माही की तरफ देखा, जो दीवार से टेक लगाए अपनी बिल्ली का सर सहला रही थी। इस समय माही किसी गहरी सोच में लग रही थी। रोशनी और विशाल ने माही को धन्यवाद कहा, जिस पर माही ने बस अपना सर हिला दिया। कुछ समय बाद रोशनी और विशाल आज की घटना पर चर्चा करने लगे। रोशनी ने थोड़ा परेशान होते हुए माही से कहा, रुद्र, तुम्हें इस तरह सीनियर को नहीं मारना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता, पर यह खबर पूरी अकादमी में किसी आग की तरफ फैल गई है। अब तुम सभी सीनियर्स की नजरों में आ चुके। हमें डर है कि कहीं ये लोग तुम्हें अपना दुश्मन समझकर तुम्हें परेशान न करना लगे। यहाँ आए आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अमीर घरानों से आने वाले बच्चे हैं। वह हम जैसे साधारण परिवार के बच्चों को हमेशा ही अपने से नीचा समझते हैं। उन्हें ये चीज कभी भी पसंद नहीं आएगी कि कोई साधारण परिवार का बच्चा उनसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। और मैंने सुना है जिस सीनियर को तुमने मारा था उसके दादाजी यहाँ किसी ऊंचे पद पर है। अगर यह बात ऊपर अधिकारियों तक पहुंची तो हमारे लिए और भी परेशानी हो सकती है। वह सभी लोग उच्च वर्ग के बच्चों की ही बातें सुनते हैं। अब सभी को माही के लिए थोड़ा डर लगने लगा था। सभी जानते थे कि इस समाज में जिसके पास अधिक धन और शक्ति है वही सबसे शक्तिशाली है। ऊपर से माही का कोई नहीं था तो वह लोग उसके लिए और अधिक परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। तभी विशाल ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, इसमें रुद्र की कोई गलती नहीं है। वह लोग थे जो पहले उसे परेशान करने आए थे, और अगर दोबारा किसी ने रुद्र को परेशान करने की कोशिश करी तो मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। वही माही अपने सामने बैठे तीनों लोग को देख रही थी, जो खुद से ज्यादा उसकी फिक्र कर रहे थे। माही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चिंता मत करो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सभी को यही लग रहा था कि माही यह शब्द उन्हें दिलासा देने के लिए कह रही है, ताकि वह लोग उसकी चिंता ना करें। तभी तनिष्क को कुछ याद आया। उसने माही की तरफ देखते हुए सवाल किया, रुद्र, तुम सीनियर तुषार से इस तरह बातें क्यों कर रहे थे? जिसे सुन माही ने बस एक छोटा सा जवाब दिया, ये सब उसी का किया धरा है। जिसे सुन वह तीन हैरान थे। उन्होंने तो सीनियर तुषार का कुछ नहीं बिगड़ा था, तो फिर क्यों उन्होंने रुद्र को इस तरह मुसीबत में डाला? उन लोगों के दिमाग में चल रहे सवाल को समझकर माही ने कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब एक चालक बुरे अध्यापक का किया धरा। वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसे मेरी जरूरत है। वह किसी भी तरह मुझे अपनी शिष्य बनाना चाहता है। इसलिए उसने ही उन दोनों को ये करने के लिए कहा, ताकि मैं मुसीबत में पड़कर उसके पास सहायता के लिए जाऊं। अब तो विशाल का दिमाग ही घूमने लगा था। उसने अपने सर के बालों को लगभग नोचते हुए माही से सवाल किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर अब ये कौन सा अध्यापक की तुम बात करने लगे? तभी रोशनी ने माही से पूछा, अच्छा तो अब फिर तुम क्या करोगे रुद्र?
जिसे सुन माही ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जो वह चाहता है, अगर उसे मैं इतना ही पसंद हूं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे भी तो पता चले उसने किसको परेशान करने की कोशिश की है। रोशनी और विशाल के सर से तो माही की सारी बातें ही निकल गई, पर शायद तनिष्क को माही की बातें समझ में आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखा और कहा, छोटे भाई तुम सच में बहुत चालाक हो। जिसे सुन माही हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी तरफ अध्यापक कक्ष में एक बूढ़ा अध्यापक अपने कक्ष के बार बार चक्कर लगाते हुए बाहर की तरफ देख रहा था। तभी कक्ष का दरवाजा खुला और तुषार और विक्रम दरवाजे से कक्ष के अंदर आए। उन्होंने सामने चहल पहल कर रहे अपने अध्यापक की तरफ देखा और झुककर उन्हें प्रणाम किया। वहीं अपने शिष्यों को देखकर अध्यापक ने जल्दी से उनसे सवाल किया, क्या हुआ, क्या परिणाम निकला। जिसे सुन तुषार ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आपने इस बार सच में एक अनोखे शिष्य को ढूंढा है। वह आपकी उम्मीद से भी ज्यादा सा शक्तिशाली और बुद्धिमान है। उसे शायद आपकी योजनाओं के बारे में पहले से ही पता था। वह कल आएगा, यहाँ तैयार रहना गुरुदेव। आपका यह आने वाले शिष्य आपको आसानी से माफ नहीं करेगा। जिसे सुन वह बूढ़ा व्यक्ति खुशी से कूद पड़ा। वह उछलता कूदता अपने पूरे कक्ष में शोर मचा रहा था। उन्होंने खुश होते हुए कहा, मैं अपने शिष्य को खुद ही संभाल लूंगा, बस वह एक बार मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाए। वही अपने गुरुदेव की ऐसी दशा देख तुषार और विक्रम ने एक दूसरे की तरफ देख और ना में अपना सर हिला दिया। सच में उनके गुरुदेव बहुत अजीब थे। पता नहीं वह अपने छात्रों को ढूंढने के लिए कैसी कैसी योजनाएं बनाते रहते थे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति रुका और अपने टेबल के पास जाकर कुछ किताब ढूंढने लगा। वह उत्सुकता से बड़बड़ाया, मुझे अभी से सारे तैयारी करनी होगी। मैं रुद्र को अच्छे से अच्छे शिक्षा देकर एक महान योद्धा बनाऊंगा। इसके बाद उन बूढ़े लोगों को मेरी नजरों की कदर करनी ही पड़ेगी कि मैं कभी भी किसी बेकार स्टूडेंट को नहीं चुनता। बहुत मजाक उड़ाया था उन्होंने मेरा पिछली प्रतियोगिता में। इस बार की प्रतियोगिता में उनके सभी अनुयायियों को हराकर उनका मजाक उड़ाने वाला हूं। अब उन्हें पता चलेगा कि मेरे पास भी एक होनहार स्टूडेंट है। तो इस बूढ़े व्यक्ति का नाम है गुरुधना आचार्य। ये अकादमी के प्रसिद्ध गुरुओं में से एक है, जिस संचालक ने माही का प्रशिक्षण रहस्यमय अकादमी में आने के लिए किया था। उसी ने ही इन्हें रुद्रा के बारे में बताया कि वह कितना बुद्धिमान और शक्तिशाली लड़का है। इसी बारे में जानने के लिए इन्होंने अपने दोनों शिष्यों तुषार और विक्रम को भेजा था, ताकि वह रुद्र की खूबियां जान सके। इस अकादमी में वर्ष में 3 बार कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिता करवाई जाती थी, जिनको यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाला व्यक्ति शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था। इस प्रतियोगिता में पिछले 2 सालों से गुरुधनाचार्य के सभी शिष्य लगातार हारते आ रहे थे, जिस वजह से उन्हें अपने साथी अध्यापकों से बहुत अपमान सहना पड़ा। इसीलिए वह बहुत समय से एक होनहार विद्यार्थी की खोज में थे, जो आज माही पर आकर पूरी हुई थी। वह इसी तरह बड़बड़ाते हुए अपने कार्य में लगे रहे। वही तुषार और विक्रम उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने कक्ष में चले गए। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्म जंगल के दक्षिण दिशा में कुछ काली परछाइयां तेजी से सामने यही एक बड़ी से गुफा की तरफ तेजी से जा रहे थे। तभी वह परछाइयां एक गुफा के सामने आकर रुकी। उन्होंने आसपास अपने अपनी शक्तियों से जांच करना शुरू किया, पर यहां आसपास किसी भी प्रकार की कोई शक्ति अपने महसूस नहीं हुई। जिसे देख वह आगे की तरफ बढ़ गए। ये लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा व्यक्ति थे, जिनके कपड़े कुछ अजीब प्रकार से बने हुए थे। उन लोगों के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर ही वस्त्र थे, नीचे की तरफ उन लोगों के पैर नजर ही नहीं आ रहे थे। उसकी जगह कुछ काला धुआं वहां से निकल रहा था। इन लोगों के पैर थे ही नहीं। सभी परछाइयां तेजी से गुफा के अंदर घुसी और आसपास की जांच करने लगी, पर यहां आसपास कुछ पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं था। तभी एक बड़ी सी आकृति वहां आई, जिसे देख वह सभी अजीब दिखने वाले छाया जल्दी से झुक गई। उस व्यक्ति ने अपनी गहरी लाल आंखों से चारों तरफ देखा, फिर एक छाया का गला पड़ते हुए उससे पूछा, वह सफेद ड्रैगन कहाँ है। जिसे सुन उस छाया ने डरते हुए जवाब दिया, मलिक हमें उसकी शक्तियां यही महसूस हुई थी। वह कुछ समय पहले तक यही था। इतना कह चुप हो गया। वही उसकी ऐसी बातें सुन अचानक उस लाल आंखों वाले व्यक्ति ने अपने हाथों से एक काली शक्ति निकली, जिसने उस छाया को कुछ ही समय में काले धुएं में बदल दिया। जिसे देख बाकी बची सभी छाया डर से उसके सामने झुक गई। जिसे देख उस लाल आंखों वाले व्यक्ति ने गुस्से में अपनी खतरनाक आवाज में कहा, मुझे वह ड्रैगन का बच्चा चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर वह मुझे नहीं मिला, तुम लोगों की हालत भी इसी निकम्मे की तरह होगी। इतना कह जाने के लिए तैयार हुआ, तभी उसकी नजर सामने लगे लाल पौधों पर गई, जिन्हें देख वह रुक गया। वह धीरे से उसकी तरफ बढ़ा और उन्हें छूकर देखने लगा। उसने अपने आंखें बंद कर कुछ मंत्र बोले, जिसके असर से वे जड़ी बूटी राख में बदल गई। उसने अपने लाल आंखों को खोल और एक डरावनी आवाज में कहा, ढूंढो उस इंसान को जो यहां से उसे सफेद ड्रैगन को लेकर गया है। मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। जिसे सुन सभी काली छायाओं ने एक स्वर में उसे जवाब दिया और अपनी खोज में निकल गए। वही वह व्यक्ति कुछ समय
और लाल पौधों को देखता रहा और फिर तुरंत वहां से गायब हो गया। चेरी ब्लॉसम, 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 चेरी ब्लॉसम। तो क्या आने वाली है माही के लिए कोई नई मुसीबत, और कौन है ये लाल आंखों वाला व्यक्ति? और क्या माही जाएगी अध्यापक धनाचार्य जी या फंस जाएगी वह किसी नई मुसीबत में? जाने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 32। अब आगे। अगले दिन रहस्यमय एकेडमी। एक स्टूडेंट ने माही और तनिष्क को एक बड़े से दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसने एक नज़र माही और तनिष्क की तरफ देखा, जो उसे ही अपनी सवारियां नजरों से देख रहे थे। जिन्हें समझ उस स्टूडेंट ने जवाब दिया, यह अध्यापक धनाचार्य जी का कक्ष है। मैं बस आपको यही तक ला सकता था, इसके आगे आपको स्वयं ही जाना है। जिसे सुन तनिष्क ने अपना सर हमें हिलाया। तनिष्क अब कल से काफी बेहतर था। माही द्वारा दी गई जड़ी बूटियां के कारण उसका घाव एक ही रात में काफी हद तक भर चुका था, जिसे देखकर वह भी काफी हैरान था। उसने कभी कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं देखी थी जो इतनी जल्दी असर करती है, जिस वजह से उसने इस नुस्खे को माही से सीखने की पेशकश रखी। तो माही भी उसे इस जड़ी बूटी को सीखने के लिए तैयार हो गई, पर उसके लिए सबसे पहले उसे अपने आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करना था, क्योंकि इस जड़ी बूटी को लाभदायक बनाने के लिए इसमें कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का भी प्रयोग किया जाता था, जिससे ये कम समय में बहुत अधिक लाभदायक हो जाती है। तनिष्क ने माही की तरफ देखा, जो अपने सामने लगे बड़े से दरवाजे को ध्यान से देख रही थी, जिसे देख तनिष्क को कुछ अजीब लगा कि रुद्र क्यों इतने ध्यान से इस दरवाजे को देख रहा है। तभी अंदर से एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। जिसे सुन तनिष्क और माही ने कक्ष के अंदर प्रवेश किया। ये कक्ष काफी विशाल था। सामने एक बड़ी सी टेबल थी, जिसके आसपास कुछ कुर्सियां रखी गई थी। उस मेज के ऊपर कुछ उपकरण फैले हुए थे। ये कक्ष देखने में जितना विशाल लग रहा था, उतना ही यह बिखरा हुआ था। पूरे कक्ष में चारों तरफ किताबें ही किताब फैली हुई थी। माही और तनिष्क को एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वह किसी लाइब्रेरी में आ गए हो। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ हर प्रकार की किताबें रखी हुई थी। माही ने कुछ किताबों पर ध्यान दिया। यह आध्यात्मिक शक्तियां, जादुई शक्तियां और कई और शक्तियों के बारे में थी। यहाँ और ढेर सारी ऐसी किताबें रखी हुई थी। कुछ किताबें तो ऐसे भी थी जिन पर कुछ अजीबो तरह की संरचनाओं और भाषा लिखी हुई थी। वैसे तो माही को किताबें पढ़ने इतना शौक नहीं था, पर जब से वह इस दुनिया में आए थी, तब से उसे यह जादुई किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। अभी उनका ध्यान इस पूरे कक्ष को अच्छी प्रकार से देखने में था। तभी उनके पीछे से एक व्यक्ति की आवाज आई, आ गए तुम लोग, आओ बैठो। जिसे सुन माही ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके बाल और दाढ़ी दोनों ही काफी लंबी और सफेद थी। उसने सफेद रंग एक पोशाक पहनी हुई थी। वह दिखने में बेशक बूढ़ा लग रहा था, पर उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा और उसके चेहरे की चमक से ही माही पता लगा सकती थी कि वह कितना शक्तिशाली है। यह अध्यापक धनाचार्य जी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए माही और तनिष्क की तरफ देखा और उन्हें बैठने के लिए कहा। इस समय माही और तनिष्क अध्यापक धनाचार्य जी के बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। तभी बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, छोटे लड़के, तुमने क्या सोचा है? क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? उसने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी नाक को थोड़ा ऊपर करते हुए आगे कहा, वैसे तो मुझे पता है कि तुम मुझसे ऐसे विद्वान अध्यापक को पाकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे। आखिर मैं पूरी अकादमी के सबसे विद्वान अध्यापकों में से आता हूं, पर तुम्हें ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी काबिलियत देखकर ही तुम्हें अपना शिष्य बनाने का फैसला किया है। बूढ़े अध्यापक माही को इस तरह अपनी बातें समझा रहे थे जैसे वह माही को अपना शिष्य बनाकर उसे पर कोई एहसान कर रहे हो। वह अभी अपनी तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए थे। तभी माही ने कहा, पर मुझे आप गुरु के रूप में स्वीकार नहीं। जिसे सुन वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक ही रुक गया। उसने हैरानी से अपने सामने बैठे छोटे से लड़के को देखा, जिसके चेहरे पर इस समय बहुत ही गंभीर भाव दिख रहे थे। जिसे देख बूढ़ा अध्यापक थोड़ा परेशान हो गया। उसने जल्दी से माही से पूछा, क्यों छोटे लड़के, क्या कोई समस्या है? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ एक उच्च स्थान भी दिला सकता हूँ। तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बन सकते हो। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं रहस्यमय अकादमी का सबसे होनहार और बुद्धिमान अध्यापक हूँ, इसलिए मुझे बेहतरीन अध्यापक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। माही के न कहने का असर अब उनके चेहरे पर दिखने लगा था। जहां वो कुछ समय पहले अपनी तारीफों के पुल पर सवार थे, अब उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा जैसे वो खुद के बने हुए पुल से गिर रहे हो। वही तनिष्क भी थोड़ी असमंजस में माही की तरफ देख रहा था, क्योंकि रात माही ने स्वयं ही कहा था कि वो उसे बूढ़े अध्यापक का शिष्य बनने के लिए तैयार है। और शायद यही माही के लिए बेहतर था कि वो इन्हें अपना गुरु बना ले, क्योंकि जिस प्रकार से उसने उसे मोटे लड़के से झगड़ा किया था,
अब उसके पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का होना आवश्यकता था, वरना इस अकादमी में रहना माही के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। माही ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और वो बाहर की तरफ जाने लगी, जिसे ऐसे जाता देख वो बूढ़ा अध्यापक परेशान हो गया। तभी उसने माही को रोकते हुए कहा, छोटे लड़के रुको, आखिर तुम्हें क्या चाहिए और ऐसा क्या कारण है, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं बनना चाहते? जिसे सुन माही ने बिना पीछे मुड़कर अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डाला और एक गहरी नजर सामने खड़े अध्यापक पर डालते हुए कहा, मुझे किसी क्लोन का स्टूडेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसे सुन तनिष्क और वो बूढ़ा अध्यापक दोनों ही हैरान परेशान होकर माही की तरफ देखने लगे। आखिर रुद्रा कहना क्या चाहता था? तभी जमाई ने एक बार फिर कहा, अध्यापक धानाचार्य जी, क्या आप अभी भी सामने नहीं आना चाहते? जिसे सुन जो बूढ़ा व्यक्ति अभी तक बातें कर रहा था वो अचानक ही एक भाप बनाकर गायब हो गया। जिसे देखकर तनिष्क की आंखें तो बाहर आने को थी कि अचानक वो बूढ़े अध्यापक किसी भाप में बदलकर कैसे गायब हो सकते हैं। उसने कभी ऐसी तकनीक के बारे में नहीं सुना था जिसमें कोई व्यक्ति इस तरह भाप बन सकता है। पर माही का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता हो क्या उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई इंसान नहीं है। तभी वहां किसी की हंसने की आवाज आने लगी। अचानक ही माही के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वो अपनी आंखों में एक चमक लिए माही की तरफ देख रहा था। उसने हंसते हुए माही के कंधों पर हाथ रख और उसे थपथपाते आते हुए कहा, छोटे लड़के, तुम सही मायने में मेरे खास शिक्षा बनने के काबिल हो। तुमने आज उसे राज का पता लगाया है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। माही ने कुछ समय अपने सामने खड़े उसे चालक बूढ़े अध्यापक को देखा, जो खुशी खुशी उसे ये बता रहा था कि उसने किस तरह माही को पागल बनाया है। माही ने बिना समय गंवाए आए मुद्दे पर आते हुए कहा, आपने किस तरह अपने जैसे दिखने वाले क्लोन का निर्माण किया? जिसे सुन वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी जगह से गायब होकर सामने रख टेबल के पास खड़ा हो गया। उसने एक चाय की प्याली उठाई और कुर्सी पर लीन होते हुए एक मुस्कान के साथ माही की तरफ देखा और माही से ही सवाल किया, तुमने मुझे किस तरह पहचान की? जो तुम्हारे सामने है वो असल में मैं नहीं हूं। माही जानती थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति बिना अपना जवाब लिए उसे कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए माही ने गहरी सांस ली और अध्यापक के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। माही ने कुछ समय अपने सामने बैठे अध्यापक की तरफ देखा और फिर कहा, अपने बेशक उसे क्लोन के अंदर अपने आध्यात्मिक शक्ति डाली हो, परंतु उसे क्लोन के मानसिक शक्ति बहुत कमजोर थी, जिससे वो सिर्फ उतना ही समझ पाता जितनी समझ आप अपने उसके अंदर डाली है। जिससे ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वो कोई असल मानव है या कोई परछाई। आपने उसे रंग, रूप, आकार और शक्ति दोनों दी, पर उसकी मानसिक शक्ति अत्यधिक कमजोरी थी। उसकी आंखें और उसका चेहरा दोनों ही अपने शब्दों में तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। वही अध्यापक धानाचार्य जी बहुत ही ध्यान से माही की सारी बातें सुन रहे थे। जब उन्होंने पहली बार अपनी शक्ति का प्रयोग कर यह क्लोन बॉडी बनाई थी, तभी से ही उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ तो चीज ऐसी है जो उसे पूरी तरह उनकी आकृति नहीं देता, पर वो कभी इस चीज को समझ नहीं पाए। पर आज माही की बातें सुनने के बाद उन्हें समझ आ गया कि आखिर वो कहाँ चुक रहे थे। उन्होंने अपने सामने बैठे उस छोटे से लड़के को देखा, जिसने कुछ ही पलों में उनके वर्षों की दुविधा को दूर कर दिया। सच में रुद्र पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती थी कि ज्ञान का उम्र से कोई मेल नहीं होता। तभी माही ने से पूछा, अब आप मुझे बताइए कि आपने किस ऊर्जा का उपयोग कर अपने लिए एक क्लोन बॉडी तैयार की? जिसे सुन अध्यापक धानाचार्य जी हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने माही की तरफ देखते हुए कहा, ये सभी चीज मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस तकनीक के बारे में तुम सीखना चाहते हो उसे सीखने के लिए वर्षों की मेहनत और एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। माही ने इस बूढ़े अध्यापक की सारी बातों को ध्यान से सुना। वो जानती थी कि ऐसी तकनीक को सिखाना आसान नहीं होता। इसके लिए उसे मेहनत के साथ साथ एक अच्छे दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसके चलते ही वो सही तरीके से इस तकनीक को सीख सकती है। उसे नहीं पता था कि इस तकनीक को क्या कहते हैं या ये कहाँ से आए हैं। अगर लॉक्स ने उसे नहीं बताया होता तो वो कभी नहीं जान पाती कि उसके सामने के बैठा व्यक्ति कोई क्लोन है। इसीलिए माही इस तकनीक को सीखना चाहती थी, क्योंकि यह तकनीक जितनी सरल और सौम्य दिखती है, इसका असर उतना ही शक्तिशाली होगा। अगर एक बार माही ने यह तकनीक सीख ली तो यह उसके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक साबित हो सकता थी। इसी वजह से वो तकनीक को सिखाने में बहुत इच्छुक थी और वह ये भी जानती थी कि उसके सामने बैठा ये बूढ़ा अध्यापक बिना अपनी बात मनवाए से ये तकनीक तो उसे नहीं सिखाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी माही को इसे अपना गुरु बनाना ही होगा। कुछ समय विचार करने के बाद आखिरकार माही इसके लिए मान गई। पर माही ने अध्यापक धनाचार्य जी के सामने शर्त रखी कि उन्हें उसके साथ साथ तनिष्क को भी अपना शिष्य स्वीकार करना होगा। जिसे सुनकर तनिष्क बहुत हैरान था। वो बस यहाँ माही की सहायता करने के लिए आया था, ताकि माही को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आ सके। उसे नहीं पता था कि रुद्र उसके बारे में इतना सोचेगा। आज रुद्र की बातें सुन तनिष्क के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। वही उस बूढ़े अध्यापक ने भी माही की इस शर्तों को मान लिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इतने बुद्धिमान और होनहार शिष्य को नहीं खोना चाहते थे। उन्होंने तनिष्क के बारे में भी सुना था
इसके पास 2 तत्वों की शक्ति थी। तो उन्हें यकीन था कि तनिष्क भी एक अच्छा योद्धा बन सकता है। कुछ समय और इसी तरह बातें करने के बाद माही और तनिष्क वापस अपने कक्ष में लौट आए। वो अपने साथ उसे बूढ़े अध्यापक द्वारा दी गई कुछ आध्यात्मिक किताबें भी लाए थे, जिनसे उन्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अपनी ऊर्जा को काबू करने के लिए अच्छे और सफल तरीकों का पता चल सकता था। धीरे धीरे ये खबर पूरी अकादमी में फैल गई कि जिस लड़के ने सीनियर्स के साथ लड़ाई की थी, वो अब अकेडमी के एक महान अध्यापक पद्माचार्य जी का शिष्य बन चुका है, जिससे अब लोगों को रुद्र से और अधिक जलन होने लगी। वो सभी भी छोटे लड़के से ज्यादा काबिल और शक्तिशाली थे। वो अपने अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। इसी तरह की हजारों बातें अकादमी में चलने लगी, जो धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों के कानों तक भी पहुंच गई जिन्हें ये बात जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई आम परिवार का बच्चा उनसे आगे निकल रहा है। तो क्या होने वाला है आगे माही के साथ? क्या माही का ये सफर इतनी आसानी से पूरा हो पाएगा? ये फंस जाएगी माही किसी नई मुसीबत में? जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 33 राजकुमारी रूपाली। अब आगे रहस्यमय अकेडमी। अकेडमी के एक कक्ष में एक लड़की के जोर चिल्लाते हुए सामान फेंकने की आवाजें आ रही थी। तभी एक लड़के ने आगे आते हुए उस लड़की को संभालते हुए कहा, रूपाली शांत हो जाओ, तुम क्यों इतना गुस्से कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, कैसे कोई बात नहीं है? अंश, तुम देख रहे हो ये निचले दर्जे के लोग कैसे हर जगह हमारी जगह छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जहां देखो वहां ये लोग अपनी नाक घुसाए जा रहे हैं। तो ये है समुद्र राज्य की राजकुमारी रूपाली घावत, जिसे अपने राजकुमारी होने पर बहुत अभिमानी है। इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई कभी भी इनसे आगे निकल जाए, खासकर कोई साधारण इंसान। तभी अंश, जो रूपाली का जुड़ाव भाई है, उसे शांत करते हुए कहता है, रूपाली शांत हो जाओ, इस तरह गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा देश नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है वो लोग हमसे ऊपर जाए या नीचे, हम तो बस यहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, उसके बाद हमें वापस अपने राज्य लौट जाना है। रूपाली ने गुस्से में अंश की तरफ पलटते हुए कहा, तुम्हें नहीं पड़ता होगा फर्क, आखिर तुम्हें करना भी तो क्या है, पर मुझे पड़ता है। मैं यहाँ सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने नहीं आई, मुझे यहाँ अपने राज्य का नाम रोशन करना है, ताकि पिताजी को मुझ पर गर्व हो। मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं किसी से नहीं हार सकती। पर तुमने देखा नहीं कैसे यह निचले स्तर के लोग हमसे आंखें उठाकर बातें करते हैं? वो एक छोटे से गंदे से स्थान से आई हुई लड़की, उसने आज मुझे सबके सामने हराया और उसने मेरा सबके सामने मजाक बनाया। क्या समझती है वो खुद को? मैं उस रोशनी को छोड़ूंगी नहीं, और ना ही उसके साथियों को। तुमने देखा नहीं कैसे वो एक अनाथ लड़का रद्रा, चारों तरफ उसकी बातें हो रही है। तुम्हारे पास सबसे ज्यादा शक्तियां, तो क्यों अध्यापक ने तुम्हें नहीं चुनकर उसे अनाथ लड़के को चुना? वही अंश अपनी बहन की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे पता था कि अगर रूपाली ने एक बार कोई जिद ठान ली तो वो उसे पूरा कर कर मानती है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अंश बेशक रूपाली का जुड़ावा भाई था, पर इन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान जितना अंतर था। तभी रूपाली की नफरत से भरी आवाज आई, मैं इन लोगों को यहाँ से ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रहने दूंगी। कुछ ही समय में अकादमी में प्रतियोगिता हो गई। उस समय मैं अपनी शक्तियां दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी इन्हें क्या अंजाम होता है समुद्र राज्य की राजकुमारी से उलझने का। ये सब कहते हुए रूपाली के चेहरे पर रोशनी और रुद्र के लिए नफरत साफ दिख रही थी। हुआ ये था कि आज रूपाली और रोशनी के बीच में एक मुकाबला करवाया गया था, जिसमें रोशनी ने रूपाली को बहुत ही बुरी तरह हराया था, और वह हार रूपाली को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कभी किसी से नहीं हारी थी, इसलिए वो आज अपनी पहली हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ माही के कक्ष में रोशनी और विशाल दोनों माही और तनिष्क से मिलने के लिए उनके कक्ष में आए थे, जहां जाकर वो आज अपने दिन के बारे में उन्हें बता रहे थे। रोशनी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने आज यहाँ पहला मुकाबला लड़ा, जिसमें उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत हासिल की। इस वजह से उसे अपने अध्यापकों से प्रशंसा भी मिली। वो खुशी खुशी उन्हें अपनी जीत के बारे में बता रहे थी, जिसे सुन सभी उसके लिए काफी खुश थे। माही को भी इन कुछ दिनों में अपने नए दोस्तों के बारे में काफी कुछ पता चल गया था, जिसमें उसे रोशनी के युद्ध कौशल के बारे में भी बहुत कुछ पता चला था। रोशनी को हमेशा युद्ध कौशल का बहुत शौक रहता है। वो यहाँ से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने कबीले में वापस जाकर अपने जैसी हजारों लड़कियों को युद्ध कौशल सीखना चाहती है। ये तीनों काफी गरीब कबीले से आए हैं, जहाँ के सभी लोगों ने मिलकर इनके लिए यहाँ आने का इंतजाम किया था, ताकि यह तीनों यहाँ आकर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उनके कबीले का नाम रोशन कर सके। कुछ समय इसी तरह बात करने के बाद रोशनी और विशाल वापस अपने कक्ष में चले गए। माही ने इन कुछ दिनों में बहुत से आध्यात्मिक किताबें पढ़ी थी, जिससे उसे अपनी शक्तियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई थी। अध्यापक धना आचार्य जी के लाइब्रेरी में हर प्रकार की किताबें उपलब्ध थी। उन्होंने माही को एक खास आज्ञा दी थी कि वो कभी भी यहाँ से किसी भी किताब को ले जाकर पढ़ सकती है। यह शायद पहली बार था जब उन्होंने किसी को अपनी कीमती किताबों को हाथ लगाने दिया था। सभी जानते थे वो अपनी किताबों से कितना प्रेम करते हैं। वो उन्हें अपने बच्चों की तरफ संभाल कर रखते हैं,
इसलिए वो किसी को भी अपनी किताबों को आसानी से छूने नहीं देते थे। पर यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी कीमती किताबों को किसी को पढ़ने की अनुमति दी थी। आज भी माही वहां से कुछ कुछ किताबें लेकर आई थी। बहुत ज्यादा मेहनत और छानबीन के बाद माही को यह आध्यात्मिक किताब मिली। इसमें सभी प्रकार की शक्तियों के बारे में बताया गया था, जिससे माही की बहुत सहायता हो सकती थी। माही के पास 7 प्रकार की शक्तियां तो थी, परंतु अभी भी माही को इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी। उसे अपनी शक्तियों को समझने के लिए उनके बारे में जानना जरूरी था। इसलिए माही ऐसे का आध्यात्मिक किताब को ढूंढ रही थी जिसमें सभी शक्तियों के बारे में जानकारी दी हुई हो। और बहुत खोजबीन के बाद माही को आखिर में वो किताब मिल ही गई, जिसे पाकर माही काफी खुश थी। माही अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। माही के पास ही उसका छोटा ड्रैगन सो रहा था। माही ने एक नज़र अपने छोटे ड्रैगन को देखा, जिसे देखकर तो माही को कभी कभी लगता था कि इस ड्रैगन के पूरे दिन में बस 2 ही काम है, पहले ये बहुत सारा खाना और उसके बाद पूरा दिन सोना। पहले कुछ दिन माही इसके लिए काफी परेशान थी, पर फिर लुक्स ने माही को बताया कि शायद अभी यही इसके लिए सही है। जिस प्रकार इसका जन्म समय से पहले हुआ है, ये शारीरिक और मानसिक रूप से अभी बहुत कमजोर है। शायद इसी तरह आराम करके वो अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त कर सकता है। एक शक्तिशाली ड्रैगन 1000 साल तक अपने अंडे में रहकर पूर्ण रूप से विकसित होता है, तभी वो एक शक्तिशाली ड्रैगन बनता है। पर उसका छोटा ड्रैगन समय से पहले ही अपने अंडे से बाहर आ गया था। बेशक उसके पिता ने अपनी शक्तियां देकर उसकी इस कमी को पूरा करने की कोशिश की हो, पर अभी भी उसे पूरे 1 वर्ष तक आराम कर अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए एक गहरी नींद की आवश्यकता थी। माही ने धीरे से उसके सर को सहलाया और पर किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब इस दुनिया का निर्माण किया गया, तब 7 देवों ने अपनी अपनी शक्तियों को एक एक महाद्वीप को समर्पित किया, जिसमें हर एक द्वीप की अपनी एक खास शक्ति मिली। जल देव ने अपनी शक्ति समुद्र के द्वारा समुद्र द्वीप को समर्पित की, जिसके जरिए वह लोग समुद्र में रहने वाले जीव जंतु पर अन्य समुद्र से संबंधित धातुओं का प्रयोग कर सकते थे। वायुदेव ने अपनी शक्ति चौथे महाद्वीप यानी मीरा के पूर्वजों को समर्पित की थी, जिससे वहां के लोगों को वायु शक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। भूमि देव ने अपनी शक्ति प्राकृतिक से संबंधित वनोस द्वीप को समर्पित की, जिससे वहां के लोगों को प्राकृतिक शक्ति प्राप्त हुई, जिससे वो लोग जमीन प्राकृतिक पेड़ पौधों से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। अग्निदेव ने अपनी शक्ति तीसरी महाद्वीप अग्नि महाद्वीप को समर्पित की। इसी से ही उसे द्वीप का नाम अग्नि द्वीप पड़ा। कहा जाता है वहां का तापमान सबसे अधिक होता है, इसी वजह से वहां के लोगों का शक्ति स्तर बसे अधिक और मजबूत पाया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे बाकी के देवों ने भी अपनी शक्तियां और द्वीपों को समर्पित की, जिससे सभी द्वीप अपनी अपनी शक्तियों में कुशल थे। पर धीरे धीरे इन्हीं शक्तियों के कारण आपस में सभी द्वीप में मनमुटा होने लगे। सभी अपनी शक्तियों को सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य समझते, जिसके चलते उनके बीच का युद्ध हुए। लोगों के अंदर प्रेम भावना कम होने लगी, जिसका कारण ये था कि कोई भी दूसरे द्वीप का व्यक्ति किसी और द्वीप में नहीं जा सकता। अगर कोई अग्नि द्वीप का व्यक्ति जल द्वीप में जाना चाहता तो उसमें जाते जाते ही उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती, जिससे लोगों में भय और अराजकता आपसी मनमुटाव की भावना पैदा होने लगी, जिसे देख सभी 7 देवों ने मिलकर एक ऐसे शक्ति का निर्माण किया जिसके अंदर सभी 7 शक्तियां विद्यमान थी, और इसके 7 अंगों को इन द्वीपों में बांट दिया गया, जिससे कुछ समय के लिए इस संसार में शांति और प्रेम की भावना बनी रही। पर धीरे धीरे लोगों में उन व्यक्तियों की शक्तियां प्राप्त करने की लालसा बढ़ने लगी। वो सभी उन शक्तियों को प्राप्त एक महान और शक्तिशाली राज्य बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन 7 अंगों में से एक अंग की शक्ति को एक व्यक्ति ने वो शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी होने वाला था। पर अपनी एक गलती के कारण वो उन शक्तियों की जगह उसके अंदर बसी काली शक्तियों को उसने प्राप्त कर गया। उन काली शक्तियों के वेग में आकर उसने पूरे संसार में अराजकता फैला दी, जिसे देख सभी 7 देवों ने मिलकर एक बार फिर उन 7 शक्ति अंगों को आपस में जोड़कर एक शक्तिशाली व्यक्ति का निर्माण किया, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो इस हाहाकार को रोक सकता था। कहा जाता है उस काली शक्ति और उन 7 शक्तियों के बीच में कई वर्षों तक युद्ध चला, जिसके चलते ये संसार नष्ट होने की कगार पर आ गया। परंतु सही समय पर उस शक्तिशाली देवी व्यक्ति ने उस काली शक्ति को हराकर उसे मार तो डाला, परंतु उस काली शक्ति का कुछ हिस्सा उस स्वर्ण शक्ति में भी समा गया, जिसके चलते वो देवी शक्ति अपना काबू खोने लगी, जिसे देख 7 देवों ने उस शक्ति को कहीं दूर किसी गुफा में शांत करने के लिए बंद कर दिया। परंतु ये बात कुछ लोगों तक पहुंच गई, जिसके चलते काली शक्तियों के राजा ने एक बार फिर उसे खतरनाक शक्ति को जगाया और उसके अंदर अपना कुछ अंश भी डाला, जिसके चलते वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर बन गया। परंतु वो कभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सका, क्योंकि उसकी शक्तियों का आधा हिस्सा पूर्ण शक्ति के पास रह गया। कहाँ ये गया? कहते हैं वो अंधकार का राजा आज भी अपनी शक्तियों की तलाश में इन द्वीपों पर रहता है। कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, और ना ही कभी किसी ने फिर दोबारा स्वर्ण शक्ति के बारे में सुना जाता है। कहा जाता है कि अश्वना शक्ति के बलिदान को देखकर 7 देवों ने उन्हें वरदान दिया कि वह एक बार फिर इस धरती पर इंसानी रूप में जन्म लेकर अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि देवों द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी
कि आने वाले हजारों सालों के बाद एक बार फिर काली शक्ति और दिव्या शक्ति में एक भयंकर युद्ध छिड़ेगा। माही बहुत ध्यान से किताब में लिखी गई जानकारी को पढ़ रही थी। वो जिस समय से इस दुनिया में आई थी, उसे नहीं पता था कि इस दुनिया का निर्माण, ये शक्तियां उन लोगों को किस तरह मिला। पर आज माही को इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसे राज भी पता चले थे जिन्हें जानकर वो काफी उत्सुक थी। पर किताब में पूरी जानकारी नहीं लिखी गई थी। यह शायद उसकी जानकारी का एक हिस्सा हो सकता था, क्योंकि इसमें ना तो उसे व्यक्ति के बारे में बताया गया जिसने उसे काली शक्ति को प्राप्त किया, और ना ही उसे देवी शक्ति के बारे में पूरी जानकारी बताया गई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। इस समय काफी रात हो चुकी थी, पर माही की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इस किताब में लिखी जानकारी को पढ़कर अब माही को और अधिक उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर उस युद्ध में हुआ क्या था, और क्या वो देवी शक्ति आज भी कहीं जीवित है। ऐसे ही कई हजारों सवाल माही के दिमाग में चल रहे थे, जिसका जवाब इस समय उसके पास नहीं था। पर उसने ठान लिया था कि वो एक न एक दिन इस पूरी जानकारी को प्राप्त करके रहेगी। इसी तरह कुछ देर सोचने के बाद माही ने अपना सर झटका और उसे किताब को रख सोने के लिए चली गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 34। अब आगे कुछ महीने बाद जंगल के बीचों बीच अचानक एक तेज प्रकाश निकलकर तेजी से बादलों को चिरते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी रोशनी से आसपास का वातावरण अचानक धुंधला हो गया, जिससे आसपास कुछ देख पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। प्रकाश की गति इतनी तीव्र थी, कुछ समय के लिए आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। जंगल के कुछ जीव इतने प्रकाश को देखकर कुछ डर गई तो कुछ जीव रोशनी से मोहित होकर प्रकाश की दिशा में चलने लगे। वहीं घिरे घिरे वो प्रकाश एक दिशा में इकट्ठा होकर एक बड़े से कमल में समाने लगा, जिससे वो 3 पत्तियों का कमल धीरे धीरे 4 पत्तियों में परिवर्तित होने लगा। ध्यान से देखा जाए तो इन चारों पत्तियों के रंग अलग अलग थे। तभी तेजी से घुमाता वो कमल सामने ध्यान मुद्रा में बैठी माही के अंदर जाने लगा, जिसे माही के माथे पर एक 4 रंगों की पत्तियों का कमल चमक उठा। ये 4 पत्तियों का कमल माही के सारी 4 तत्वों की शक्तियों को दर्शो रहा था, जिसे महसूस कर माही ने धीरे से अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देखा, जहां आसपास कुछ जानवर बैठे उसी की दिशा में देख रहे थे। माही को जागता देख वो सभी जानवर अचानक माही के सामने झुक गए। तभी एक छोटे से खरगोश ने एक मुरझाए फूल को माही के सामने किया, जिसे देख माही ने असमंजस में उसे देखकर अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दिया, जिसे देख वह हैरान हो गई। शायद उसकी शक्तियों के कारण आसपास का वातावरण मुरझा गया। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनके अंदर से सारी ऊर्जा निकाल ली हो। तभी उस छोटे जीव ने आगे बढ़कर उस फूल को माही के पास रखा, जिससे कुछ ही समय में वो जीवित हो उठा, जिसे देख माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब उसे समझ में आने लगा कि यह छोटा सा जीव उससे क्या कहना चाहते हैं। माही ने अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को आगे किया, जिसे एक हरी रोशनी तेजी से निकलकर सामने मुरझाए हुए पेड़ों पर गई। कुछ ही समय में वो पेड़ दोबारा जीवित होने लगे, जिसे देख माही की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसने अपनी पृथ्वी तत्व की शक्ति को जागृत कर लिया। माही ने अपनी आंखें बंद कर अपनी सभी शक्तियों को महसूस करने की कोशिश की, जिससे एक 4 पत्तियों का कमाल माही के हाथों में आ गया, जिसे देख माही कुछ समय के लिए हैरान रह गई। वो पिछले 2 महीना से लगातार यहाँ ध्यान में बैठी अपनी शक्तियों का जागृत करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें आज वह कामयाब हो गई। आज उसके लिए बहुत ही खुशी का पल था। उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। 2 महीने पहले ये जगह उसके अध्यापक धानाचार्य जी ने उसके ध्यान के लिए चुनी थी, जिसे माही को कोई खास उम्मीद तो नहीं थी कि वह इस वातावरण में अपनी पृथ्वी तत्व की शक्ति को जागृत कर भी पाएगी। पर आखिरकार उसने सिर्फ 2 महीना में ही इसमें सफलता प्राप्त कर लिया। शायद यह इस वातावरण का ही जादू था। वहां आज इस वातावरण को अपने अंदर तक महसूस कर सकती है। शायद यह उसकी नई शक्तियों का असर था। ये स्थान सच में एक स्वर्ग के समान सुंदर लग रहा था। पास से बहता नदी का पानी माही के कानों में किसी मधुर संगीत की तरफ की महसूस हो रहा था, जो माही के मन को एक शांति प्रदान कर रहा था। पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं जो माही के चेहरे को छू कर जा रही थी, जिन्हें महसूस कर माही ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पृथ्वी तत्व के जागृत होने के बाद माही को ऐसा महसूस हो रहा था कि आसपास का वातावरण उसे ऊर्जा प्रदान कर रहा है। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद माही अपने ध्यान से खड़ी हुई और अपनी अकादमी की दिशा में चल पड़ी। पिछले 2 महीनों से ध्यान में रहने के कारण वो अपने दोस्तों से काफी दूर हो गई थी। उसने अपने छोटे ड्रैगन को भी तनिष्क की सुरक्षा में छोड़ दिया था, ताकि वो उसकी नामौजूदगी में उसके छोटे ड्रैगन का ख्याल रख सके। अब माही को उसकी थोड़ी चिंता होने लगी थी। उसे पता था कि उसका छोटा ड्रैगन ज्यादा समय तक उससे दूर नहीं रह सकता। यही सब सोचते हुए माही धीरे धीरे जंगल से निकलकर वापस रहस्यमय अकादमी में आ गई। वैसे ये जंगल रहस्यमय अकादमी से अलग नहीं था, यह अकादमी के ही एक हिस्सा था। यह अकेडमी का एक खास हिस्सा में बनाया हुआ था, जिसमें तप करने के लिए आपके पास एक उच्च स्तरीय अध्यापक का प्रमाण होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के आध्यात्मिक शक्तियाँ अत्यधिक दुर्बल और शक्तिशाली मानी जाती है। इसीलिए गुरु धनाचार्य जी ने माही को यहाँ ध्यान लगाने की सलाह दी थी। शायद यही कारण था कि
कि माही ने कुछ ही समय में पृथ्वी तत्व की शक्ति को जागृत कर लिया। कुछ ही समय में माही रहस्यमयी एकेडमी पहुंच गई, पर आज अकेडमी कुछ अलग लग रही थी। माही ने ध्यान से अकादमी को देखा। अकेडमी में काफी चहल पहल भरा माहौल बना हुआ था। आसपास के सभी विद्यार्थी अपने कार्य में काफी व्यस्त नजर आ रहे थे, जिसे देख माही थोड़े असमंजस में अपने आसपास देखने लगी। आखिर रहस्यमय अकादमी में हो क्या रहा है? उसने कभी इतने शिष्य को एक साथ नहीं देखा था। इसलिए पता लगाने के लिए माही ने आगे बढ़कर एक शिष्य से सवाल भी किया, पर किसी ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसे देख माही ने एक गहरी सांस ली। वो कैसे भूल सकती है कि यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते। इसलिए वो आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए उसने कुछ शिष्यों की बातें सुनी, जिन्हें सुन माही कुछ समय के लिए रुक गई। तुमने सुना क्या? आज हमारी अकेडमी में एक महान व्यक्ति आने वाली है। कहा जाता है वो बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति है। मुझे लगता है इस बार की प्रतियोगिता बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, मैंने भी कुछ सीनियर से सुना है कि प्रधानाचार्य जी उस महान व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, तुमने देखा नहीं, वो सुबह से ही उन महान व्यक्ति के आने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी तरह की बातें माही ने पूरे रास्ते सुनती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा महान व्यक्ति रहस्यमय अकादमी में आ रहा है, जिसके चलते यहाँ एक उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। बस उन लोगों की बातों से उसे इतना ही पता चला था कि इस वर्ष की प्रतियोगिता बहुत खास होने वाली, क्योंकि इस होने प्रतियोगिता में कुछ बहुत ही खास लोग शामिल होने वाले थे। अब माही के अंदर यह जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी कि आखिर उसके पीछे अकादमी में हो क्या रहा है, जिसकी पूरी जानकारी उसे तनिष्क से ही मिल सकती। इसलिए माही जल्द से जल्द अपने कक्ष में पहुंचकर तनिष्क से सवाल करना चाहती थी। इसी तरह चलते हुए माही अपने कक्ष में पहुंची, पर इस समय तनिष्क कक्ष में नहीं था, जिसे देख माही को थोड़ा अजीब लगा। इस समय तनिष्क हमेशा अपने कक्ष में ही होता था। अब क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रेबोन ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 35 कहा है माही के दोस्त अब आगे रहस्यमयी अकेडमी। माही ने तनिष्क को कक्ष में चारों तरफ देखा, पर वो ये जानकर थोड़ी हैरान की तनिष्क अभी तक कक्ष में वापस नहीं आया। इस समय तक तनिष्क की सभी कक्षाएं समाप्त हो जाती थी, इसलिए वो जल्दी वापस आकर ध्यान में बैठ जाता। माही तनिष्क की तलाश में उसकी कक्षा में भी गई। शायद आज वो ज्यादा समय अपने अध्ययन में बीता रहा हो, पर वहां भी माही को तनिष्क के बारे में कुछ जानने को नहीं मिला। माही रोशनी और विशाल की कक्षाओं में भी गई, पर माही यह जानकर हैरान थी, उसके किसी भी दोस्त के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब माही को अपने दोस्तों की फिक्र होने लगी थी। माही की जिंदगी में बहुत ही कम लोग थे जिन पर माही विश्वास करती थी, जो माही के लिए बहुत खास थे। उनमें अब उसके तीनों दोस्त भी शामिल हो गए थे, जिन्हें माही किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती थी। माही अब अपने दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। उसने अकेडमी का हर एक कोना ढूंढ लिया था, पर ना ही उसे उसके दोस्त मिले और ना ही उसका छोटा ड्रैगन। अब वो परेशान होने लगी। उसका चेहरा, जो हमेशा शांत और भावहीन रहता था, आज पहली बार माही के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो कुछ समय एक स्थान पर खड़ी रही, तभी माही का कुछ सोचकर अपने अध्यापक धनाचार्य जी के कक्ष की तरफ बढ़ गई। अब वही थे जो माही को उसके दोस्तों के बारे में बता सकते थे। कुछ ही समय में माही अध्यापक धनाचार्य जी के कार्यालय के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर में अंदर से आवाज आई, जिसे सुन माही ने ज्यादा समय बर्बाद किए बिना अंदर चली गई। सामने अध्यापक धनाचार्य जी का पूरा ध्यान अपने हाथों में पकड़ी किताब पर था। दरवाजा खुलने की आवाज सुन उन्होंने अपनी नजरें ऊपर कर सामने की तरफ देखा। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर अध्यापक धनाचार्य जी अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोले, रुद्रा, तुम यहाँ? उन्होंने रुद्र को उसकी शक्तियों को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक जंगल में ध्यान के लिए भेजा था। उन्हें उम्मीद नहीं कि रुद्र इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। तभी कुछ सोचते हुए धना आचार्य जी की आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो गई। उन्होंने अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए कहा, रुद्र, क्या तुमने अपने भूमि तत्व को प्राप्त कर लिया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अपने अगले तत्व को प्राप्त कर लोगे। तुम जानते नहीं हो, तुम इस अकेडमी के पहले शिष्य हो जिसने इतनी कम उम्र में अपने 4 तत्वों को जागृत किया है। तभी उन्होंने माही कहा, चलो मेरे साथ, हम तुम्हारी शक्तियों का प्रशिक्षण करके देखते हैं। इसके लिए हमें नीलम कार्यालय जाना होगा। वहीं जाकर हम तुम्हारी शक्तियों का स्तर जान सकते हैं। अध्यापक धानाचार्य जी ने अपनी बातों की में इस तरह खोए हुए थे कि उन्होंने माही के चेहरे के बनते बिगड़ते भावों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस अपनी उत्सुकता में बोले ही जा रहे थे। वो इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके शिष्य ने इतने कम समय में ही अपने 4 तत्वों को जागृत कर लिया। ये खबर आज वो पूरी अकेडमी में फैलाने वाले थे कि उनका शिष्य कितना बुद्धिमान और जीनियस है। अब उन्हें माही पर पूर्ण विश्वास था कि आने वाली सभी प्रतियोगिता में उनके शिष्य ही विजय प्राप्त करने वाले हैं, जिससे रुद्र कुछ ही समय में इतनी उच्च उपलब्धि प्राप्त कर लेगा। तभी माही ने धना आचार्य जी की खुशी पर रोक लगाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ किसी जरूरी कार्य से आया हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिए। हाँ बताओ, क्या सहायता चाहिए तुम्हें?
आज धना आचार्य जी इतने खुश थे कि अगर रुद्र उनसे आज कोई कीमती वस्तु भी मांग लेता तो वह खुशी खुशी उसे दे देते। माही ने उनसे सीधा प्रश्न किया, तनिष्क कहाँ है? जिसे सुन गुरु धना आचार्य जी असमंजस में माही की तरफ देखने लगे। शायद उन्हें माही का सवाल समझ में नहीं आया था, जिसे देख माही ने उन्हें समझाते हुए कहा, तनिष्क मेरा मित्र कहाँ है? क्या आपके पास उसका कोई समाचार है? वो बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। मैंने अकादमी के हर एक हिस्से में अपने दोस्तों को ढूंढ लिया है, पर मुझे अनेक बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसे सुन धना आचार्य जी ने माही से कहा, अरे शायद तुम्हें पता नहीं कि कुछ समय पहले तनिष्क ने मुझे एक पत्र भेजा था। वो कुछ समय के लिए वापस अपने कबीले चले गए हैं। जिसे सुन माही थोड़े असमंजस में थी। तभी धना आचार्य जी की तरफ देखा, जिन्होंने एक पत्र माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने उसे लेकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें यह साफ साफ लिखा रहा था कि किसी महत्वपूर्ण कार्य के चलते तनिष्क वापस अपने कबीले चला गया है। माही कुछ समय अपने हाथों में पकड़े पत्र को देखती रही। पता नहीं क्यों, पर माही को यहाँ कुछ तो सही नहीं लग रहा था। कुछ समय में ऐसा क्या हो गया कि तनिष्क अचानक बिना बताए बस एक पत्र छोड़कर चला गया। माही ने धना आचार्य जी से सवाल किया, गुरुदेव क्या तनिष्क ने स्वयं आपको ये पत्र दिया था? जिसे सुन धना आचार्य जी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मेरे पास का एक मित्र आया था। जिसे सुन माही की आंखों में कुछ आकर गुजरा, जिसे धना आचार्य जी नहीं देखा पाए। माही ने उनसे आज्ञा लेकर अपने कक्ष की तरफ जाने लगी। तभी धना आचार्य जी ने माही को रोकते हुए कहा, रुद्र कुछ हुआ है क्या? जिसे सुन माही कुछ समय के लिए रुक गई। तभी उसने बिना पीछे पलटे जवाब दिया, नहीं गुरुदेव। माही बस 2 शब्दों में अपना जवाब देकर चली गई। धना आचार्य जी ने कुछ समय अपने सामने जाते अपने शिष्य को देखा, जिसके भावहीन चेहरे को वो समझ नहीं पाते थे। जब उन्होंने पहली बार रुद्र के बारे में सुना था, तब वह बस इस बात से ही खुश थे कि उन्हें एक खास शिष्य मिलने वाला है। पर समय के साथ जब उन्होंने रुद्र के बारे में जाना तो उनका जुड़ाव रुद्रा से और गहरा होता गया। वो अब चाहते थे कि रुद्र उनसे अपनी सारी परेशानियां कहे, पर शायद ये है अभी मुमकिन नहीं था। ये छोटा सा लड़का हमेशा अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखना बहुत ही काम बार ऐसा हुआ था। जब उन्होंने रुद्र के चेहरे पर कोई भाव देखे थे, वह ये सोचकर भी बहुत हैरान हो जाते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो किस तरह अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। वो कुछ समय उसे रास्ते को देखते रहे जहां से रुद्रा गया था। तभी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर अपने वायु और जल शक्ति को मिश्रित कर एक कलोन तैयार किया। अभी उनके सामने एक छोटा सा मानव आकृति का उड़ने वाला खड़ा था, जिसे देख उन्होंने उसे आदेश दिया, जाओ जाकर तनिष्क और उसके दोस्तों का पता लगाओ। इतना सुन देख लो, जल्दी से वहां से चला गया। अपना धना आचार्य जी को भी कुछ शक होने लगा था कि जरूर कुछ तो ऐसा है जॉन की नजरों के सामने होते हुए भी तुमसे छुपा हुआ है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 36। अब आगे। माही इस समय अपने कक्ष में बैठी अपने सामने रखे तीनों पत्रों को ध्यान से देख रही थी। गुरु धना आचार्य जी से मिलने के बाद माही रोशनी और विशाल के कक्षा अध्यापक से भी मिलने गई, जहां से उसे ये पत्र प्राप्त हुए। इन तीनों पत्रों में एक खास बात यह थी कि तीनों ही पत्र उन्हें किसी और के द्वारा दिए गए थे। वो स्वयं अपनी कक्षा अध्यापक के पास नहीं गए। इस चीज से माही को और भी ज्यादा शक होने लगा कि उसके मित्र जरूर किसी बड़े खतरे में है। वो अच्छे प्रकार से जानती थी कि उन तीनों का उसके अलावा कोई मित्र नहीं है, तो किसी और का उनके पत्रों को अध्यापक को तक पहुंचाना। माही को इस चीज में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। माही ने कक्षा अध्यापक से उस शिष्य के बारे में भी जानने की कोशिश की, पर उन्हें उस शिष्य के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने माही को बताया कि उसने बस इतना कहा कि वो रोशनी और विशाल का मित्र है, और यह पत्र उन्होंने ही उन तक पहुंचाने के लिए कहा है। और यही सवाल माही के शक का कारण था, क्योंकि उनका कोई मित्र इस अकादमी में अभी तक था ही नहीं, और ना ही उन्होंने अपने किसी मित्र का जिक्र माही ने उनसे कभी सुना था। माही ध्यान से उन पत्रों को देखने लगी। कुछ देर यूं ही उन पत्रों को देखने के बाद माही को पता चला कि ये तीनों पत्र एक ही इंसान द्वारा लिखे गए हैं। माही को बातें अब साफ होती नजर आ रही थी। यह उसके मित्र द्वारा लिखे गए पत्र नहीं थे। इन पत्रों को बहुत ही सलीके से लिखा गया था, जैसे उसने वर्षों तक इसका अभ्यास किया हो। माही के पास अभी कोई सबूत नहीं था कि वो किसी पर शक कर सके। ऐसे बहुत से लोग थे जो माही और उसके मित्रों को पसंद नहीं करते थे। माही कुछ समय किसी गहरी सोच में डूबी रही। उसे कुछ समझा नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने दोस्तों के बारे में पता करे। तभी अचानक माही के सर में एक भयंकर दर्द उठा, जिसे बर्दाश्त कर पाना माही के लिए नामुमकिन सा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये है दर्द उसे क्यों होने लगा। ये दर्द बहुत ही भयावह था, जिसे सह पाना माही के लिए अब नामुमकिन सा हो रहा था। उससे पहले कभी इतना दर्द महसूस नहीं हुआ था। उसने अपने सर को जोर से पकड़ लिया ताकि वो दर्द को काबू कर सके। वहीं दूसरी तरफ अकेडमी में चहल पहल का माहौल बना हुआ। चारों तरफ बड़े और भव्य सैनिकों के दल नजर आ रहे थे। इस बार की प्रतियोगिता बहुत खास होने वाली थी, क्योंकि इस बार अकादमी में कुछ खास घराना के बच्चे आए हुए थे, जिनका मुकाबला देखने के लिए उनके राज्य से उनके माता पिता शामिल हो रहे थे।
उप प्रधानाध्यापक और उनके कुछ सहयोगी अध्यापक सभी का आदर सत्कार कर उन्हें उनके स्थान पर भेज रहे थे। कई राज्यों के उच्च अधिकारी अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए रहस्यमय अकादमी में इकट्ठा हो रहे थे। तभी वहां समुद्र राज्य के राजा चंद्रसेन घावत पधारे, जिन्हें देख उप प्रधानाध्यापक की आंखें चमक उठी। उन्हें मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। चंद्रसेन ने भी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उप प्रधानाध्यापक जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, उप प्रधानाध्यापक जी, आपके इतने भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद, पर आपको ये सभी तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम यहाँ एक राजा के तौर पर नहीं, अपितु एक पिता के तौर पर अपने बच्चों की पहली प्रतियोगिता में शामिल होने आए हैं। जिसे सुन वाइस प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, राजा तो राजा होता है, और हम एक राजा का स्वागत सत्कार आम प्रकार से कर आपका अपमान नहीं कर सकते। जिसे सुन राजा चंद्रसेन का चेहरा चमक उठा। अब किसे अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं होती। तभी उप प्रधानाध्यापक ने थोड़ी और चापलूसी करते हुए कहा, आपने अपने बच्चों को हमारी अकादमी में पढ़ने का अवसर दिया, इससे हमारे बीच के रिश्ते और भी मजबूत हो गई। आपके दोनों ही बच्चे बहुत होशियार और संस्कृति प्रवृत्ति के बालक हैं। हमें गर्व है कि वह हमारी अकादमी का नाम रोशन करेंगे। वही ये चापलूस व्यक्ति रहस्यमयी अकेडमी के उप प्रधानाध्यापक रामानंद थे, जिनके चेहरे से ही चापलूसी और कुटिलता चमक रही थी। इन्हें अमीर घराना और राजाओं के साथ अपने खास संबंध बनाने की हमेशा लालसा रहती थी। यह एक मोटे से पेट वाले व्यक्ति थे, जो किसी गेंद के समान लग रहे थे। वही महाराज चंद्रसेन ने उनकी बातें सुन मुस्कुरा दिए। तभी उनकी नजर सामने से आ रहे प्रधानाध्यापक पर गए, जिन्हें देख राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़ उन्हें प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। राजा चंद्रसेन को अपने सामने देखकर बूढ़े प्रधान अध्यापक जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो राजा चंद्रसेन, बहुत समय हो गया आपको देखे। जिसे सुन चंद्रसेन ने सम्मान से झुकते हुए कहा, गुरुदेव, आप मुझे राजा चंद्रसेन क्यों कह रही है? मैं तो अभी भी आपका शिष्य चंद्र ही हूं। जिसे सुन बूढ़े प्रधानाध्यापक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वो नादान बालक चंद्र नहीं हो जिसे हम सजा दे सकते हैं। तुम अब समुद्र राज्य के राजा हो, इसलिए एक राजा का सम्मान तो हमें करना ही होगा। वही सभी लोग प्रधानाध्यापक जी को यहाँ देख बहुत हैरान थे। वो कभी भी अपने कार्यालय से बाहर नहीं आते थे, यहाँ तक कि अगर किसी राजा को भी प्रधानाध्यापक से मिलना होता तो राजा स्वयं ही उनसे मिलते। इसलिए सब ये जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि आखिर आज प्रधानाध्यापक जी बाहर क्यों आए थे। वही उप प्रधानाध्यापक, जो अभी तक अमीरों की चापलूसी करने में लगे हुए थे, प्रधानाध्यापक जी को देख चुप हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रधानाध्यापक अचानक यहाँ आ जाएंगे। उन्हें अब डर था, कहीं प्रधानाध्यापक जी ने उन्हें किसी की चापलूसी करते हुए देखा तो नहीं लिया। तभी राजा चंद्रसेन ने प्रधानाध्यापक से सवाल किया, गुरुदेव, आप आज यहाँ? जिसे सुन प्रधानाध्यापक ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। वही राजा चंद्रसेन अभी प्रधानाध्यापक जी से बातें करना चाहते थे, तभी आगे से एक आवाज आई, पिताश्री आप आ गए। जिसे सुन उन्होंने सामने की तरफ देखा, जहां रूपाली और यश खुशी खुशी उन्हें की तरफ बढ़ रहे थे। जिन्हें देख उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने सीने से लगा लिया। रूपाली ने थोड़ा नाराज होने का ढोंग करते हुए कहा, आपने तो कहा था, क्या आप जल्द आ जाएंगे? अपने देर कर दी। जिसे सुन रहा था चंद्रसेन अपनी प्रिय पुत्री को मनाने की कोशिश लगे। यश भी खुशी खुशी अपने पिता के सीने से लग गया। तभी अचानक हवाओं का वेग बहुत तेज होने लगा, जिसे देख सभी थोड़े असमंजस में आ गए कि आखिर अचानक हवाओं का वेग कैसे बदल गया। सभी ने ऊपर बादलों की तरफ देखा, जहां से कोई वस्तु तेजी से नीचे की तरफ आ रही थी। धीरे धीरे वो चीज साफ दिखाई दी, जिसे देख सभी की आंखें चौड़ी हो गई। ऊपर से एक विशाल सफेद हाथी रहस्यमयी अकादमी की तरफ आ रहा था। किसी ने भी इतना विशाल और सफेद रंग का हाथी कभी नहीं देखा था, इसलिए सभी हैरानी से उसे देखने लगे। इसके दो बड़े बड़े पंख थे, जो हवाओं के वेग में लहरा रहे थे। सभी मंत्रम मुक्त होकर उस सफेद हाथी को देख रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके संसार में कोई इतनी सुंदर रचना भी है। कुछ ही समय में वो नीचे आकर उतरा, जिसे देख प्रधानाध्यापक जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। वही उन्हें इस तरह जाता देख सब और ज्यादा हैरानी से देखने लगे वालों कि आखिर यह हो क्या रहा है। प्रधानाध्यापक बहुत ही शक्तिशाली और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे, पर आज उनका ऐसा रूप देखकर सभी यह जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि आखिर वो किस व्यक्ति के लिए इतने उत्साहित है। तभी एक नीला बागा हवा में लहराता हुआ नीचे की तरफ आने लगा। इसके साथ किसी के लंबे काले बाल लहराते हुए सभी को दिखाए, जिसे देख अब सब ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, जिसे स्वयं प्रधानाध्यापक या लेने आए हैं। कुछ ही समय में वो व्यक्ति सबके सामने था, जिसे देख सब मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते ही रह गए। यह व्यक्ति किसी संगमरमर की मूर्ति के समान सुंदर मनमोहन लग रहा था, जिसे देख एक पल के लिए सभी की आंखें उसे पर ठहर गई। अगर इस व्यक्ति को कामदेव भी कहा जाए तो इसमें भी कोई हर्ष नहीं था। यह ऐसा व्यक्ति था जो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी उसकी सुंदरता से ईर्ष्या कर सकता था। पर तभी उसके आसपास से निकलती आभा ने
वहां खड़े सभी लोगों को अपनी नजरें झुकना पर मजबूर कर दिया। बेशक यह व्यक्ति बहुत ही मनमोहक, शांत और सुंदर नजर आ रहा था, पर इसके शरीर से निकालती आभा इसके इस रूप पर भारी पड़ रही थी, जो किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को एक पल में झुका सकती थी। उस व्यक्ति की आभा का तेज इतना था कि वहां खड़े किसी भी व्यक्ति में उसके सामने अपना सर उठाकर बात करना मुश्किल हो रहा था। वही वो व्यक्ति कुछ ही पलों में प्रधानाध्यापक के साथ गायब हो गया, जिसे सब देखते ही रह गए। अब सभी को वो व्यक्ति एक खूबसूरत ख्वाब लग रहा था, जो किसी झोंके की तरफ उनके सामने से गायब हो गया। वही खड़ी रूपाली तो उसे सुंदर युवक को देखकर उसे पर मोहित ही हो गई थी। उसने अपने जीवन में कभी इतना सुंदर युवक नहीं देखा था, जिसे देख ऐसा लग रहा तिरुपति को सहयोग से पहली नजर में ही गहरा आकर्षक हो गया हो। वही प्रधानाचार्य जी के कार्यालय में प्रधानाचार्य जी और वह सुंदर युवक आमने सामने बैठे शांति से अपनी चाय का लुत्फ उठा रहे थे। तभी प्रधानाचार्य जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने सामने बैठे युवक से सवाल किया, वैसे तो मुझे आपसे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, पर फिर भी मेरे मन में यह इच्छा उठी है। संत देवांश, क्या आप मुझे यहाँ आने का कारण समझ सकते हैं? ये सब कहते हुए प्रधानाचार्य जी को बहुत हिम्मत जतानी पड़ी थी। उनके हाथ पसीने में भीगे हुए थे। उनके साथ चेहरे पर आज परेशानी और घबराहट की लकीरें नजर आ रही थी, जिन्हें अगर आज कोई देख लेता तो सच में वो बहुत हैरान होता। सभी जानते थे कि प्रधानाचार्य जी कितने साहसी और कठोर इंसान है, और आज उनका किसी के सामने इस तरह घबराना सच में किसी को भी सदमे में मैं डाल सकता था। वहीं प्रधानाचार्य जी का सवाल सुन सत देवेश हल्का सा मुस्कुराए और बाहर खुले आसमान की तरफ देखने लगे, जिसे देख प्रधानाचार्य जी समझ गए कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने भी उनसे ज्यादा सवाल ना करना ही सही समझा। पर माही के पास अभी कोई सबूत नहीं था कि वो किसी पर शक कर सके। ऐसे बहुत से लोग थे जो माही और उसके मित्रों को पसंद नहीं करते थे। माही कुछ समय किसी गहरी सोच में डूबी रही। तभी अचानक माही के सर में एक भयंकर दर्द उठा, जिसे बर्दाश्त कर पाना माही के लिए नामुमकिन सा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक यह दर्द उसे क्यों होने। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रीबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 37 दोस्तों से मुलाकात। अब आगे रहस्यमयी अकेडमी। प्रधानाध्यापक जी का कक्ष। अपने सवाल का जवाब ना मिलता देख प्रधानाध्यापक जी चुप हो गए। वह जानते थे अगर सत देवोश एक बार किसी सवाल का नहीं देना चाहते तो कोई भी उनसे उसे सवाल को दोबारा पूछने की या उसका उत्तर जानने की गलती नहीं करना चाहता था। संत देवेश कुछ ही समय के लिए प्रधान अध्यापक के कक्ष में रुके। इसके बाद वह वापस उनके लिए बनाए गए कक्ष में चले गए। प्रधानाध्यापक जी उन्हें उनके कक्ष तक स्वयं छोड़ना चाहते थे, पर सत देवोश ने उन्हें मना कर, जिसे सुन उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। रात का वक्त। रात के अंधेरे में एक काली परछाई रहस्यमयी अकेडमी से बाहर की तरफ निकली, जिसे देख पाना अकेडमी के रिक्शों के लिए नामुमकिन बराबर था। वो परछाई तेजी से टेलीपोर्ट होकर अकेडमी के पीछे बने घने जंगल की तरफ गई। उसने अपनी काली आंखों से चारों तरफ प्रशिक्षण किया, पर उसे आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिसे देख वो परछाई पास के एक ऊंचे पेड़ के ऊपर खड़ी होकर कुछ समय तक पूरे जंगल को ध्यान से देखने लगी। पर जंगल में अंधेरे और खतरनाक जानवरों की आवाजों के अलावा आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उस परछाई ने अपना सर पकड़ा। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर बंधा हुआ नकाब हटा एक दो बार गहरी सांस ली, जिससे उसने का चेहरा दिखाई दिया। यह नकाबपोश और कोई नहीं, माही थी। माही के सर में एक बार फिर वही भयंकर दर्द उठा था, जिसके कारण वह एक बार दोपहर में बेहोश हो गई थी। उसने कुछ समय गहरी सांस लेकर अपने आप को संभालने की कोशिश की और अपने मन को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय की कोशिश के बाद आखिरकार माही को अपने सर का दर्द कुछ हल्का महसूस हुआ। तभी कुछ आकृतियां माही की आंखों के सामने फ्लैश होकर गई, जिन्हें देख माही ने तुरंत अपनी आंखें खोली और जंगल की पूर्वी दिशा की तरफ अपना रुख किया। वो बहुत तेजी से हवाओं को चीरते हुए जंगल की पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती जा रही थी। रास्ते भर माही को जंगल के खतरनाक जानवर दिखाई दिए, क्योंकि इस जंगल की पूर्वी दिशा में सबसे ज्यादा खतरनाक और घातक जानवर पाए जाते थे। पर माही ने अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति के कारण उन सभी को आसानी से पार कर लिया। इस समय माही एक ऊंची चोटी के किनारे खड़ी थी। माही ने ध्यान से उस चोटी को देखा, जो किसी बड़ी चट्टान के समान थी। इस समय जंगल में बहुत अधिक अंधेरा था, जिससे आसपास कुछ देख पाना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। पर चांद की आती हुई रोशनी वहां थोड़ी थोड़ी प्रकाश फैला रही थी। माही ने अपनी काली गहरी आंखों से उसे बड़ी सी चट्टान को ध्यान से देखा। कुछ समय उसे ध्यान से देखने के बाद माही ने अपनी आंखें बंद की, जिसके बाद माही के माथे पर उसका 4 रंगों का कमल चमकने लगा। माही ने अपने हाथों में वायु शक्ति को इकट्ठा किया और एक जोरदार वार सामने लगी एक बड़ी सी चट्टान पर किया, जिसके कारण वो चट्टान कई टुकड़ों में बिखर कर टूट गई, जिसके कुछ हिस्से माही के पैरों के आसपास बिखरे हुए थे। चट्टान के अपने सामने से हटते ही उसके पीछे माही को एक गुफा नजर आए। माही ने अपनी अग्नि तत्व को जागृत कर उसके कई गोलों को हवा में फैला दिया, जिससे उसे अंधकार भरी गुफा में आखिरकार प्रकाश हो गया। माही ने बिना देर किए उस गुफा के अंदर बढ़ने लगी। माही जैसे जैसे उस गुफा के अंदर बढ़ती जा रही थी,
उसकी आंखों में नजर आने वाली शांति धीरे धीरे बेचैनी में आने बदलने लगी, क्योंकि माही को अपने आसपास खून की गंध आ रही थी, जिसे समझ माही ने बेचैनी में इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ समय की कोशिश के बाद माही को दूर कुछ चमकता नजर आया, जिसे देख माही जल्दी से उस दिशा की तरफ बढ़ने लगी, पर सामने का नजारा देख माही कुछ समय के लिए अपने स्थान पर स्तब्ध होकर खड़ी रही। वह अपनी खाली आंखों से सामने घायल पड़े अपने दोस्तों को देख रही थी, जिनकी दशा माही को इस समय बहुत खराब लग रही थी। माही ने जल्दी से आगे बढ़ पास घायल पड़ी रोशनी को देखा, पर वो अपने होश में नहीं थी। माही ने इसी तरह विशाल और तनिष्क के पास भी गई, पर कोई भी अपने होश में नहीं था, जिसे देख माही के चेहरे पर परेशानी की लकीरें छा गई। माही को आसपास अपने तीनों दोस्तों मिल गए थे, पर माही को कहीं भी अपना छोटा ड्रैगन दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देख माही एक बार फिर परेशान हो गई। माही ने जल्दी से तनिष्क, रोशनी और विशाल को दीवार के सहारे बैठाया और अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर उन्हें होश में लाने की कोशिश की, पर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत कोशिश के बाद भी माही उन्हें वापस होश में नहीं ला पाए, जिसे देख माही ने जल्दी से अपने छोटे ड्रैगन को ढूंढकर वापस अकेडमी जाने का फैसला किया। उसे जल्द से जल्द यहां से निकलना था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की दशा कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन सबकी सांस बहुत धीमी रफ्तार में चल रही थी। माही जल्दी से उठी और आसपास अपने छोटे ड्रैगन को ढूंढने लगी। कुछ देर यूं ही आसपास ढूंढने के बाद माही को एक छोटे से पत्थर के पीछे कुछ नजर आया, जिसे देख माही जल्दी से उसे दिशा की तरफ भागी। सामने उसका छोटा ड्रैगन अपने असल रूप में था, पर बहुत घायल अवस्था में बेहोश पड़ा था। माही, जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह काबू में रखती थी, अपने छोटे ड्रैगन की इस दशा को देखकर उसकी आंखें नाम हो गई। उसके छोटे से शरीर पर बहुत से चोटों के निशान थे, जिसे एक सफेद लिक्विड बाहर निकल रहा था। माही जानती थी वो सफेद लिक्विड कुछ और नहीं, उसके छोटे ड्रैगन का खून था। माही ने आगे बढ़ जल्दी से अपने छोटे ड्रैगन को अपनी बाहों में उठा लिया। शायद ये जिंदगी में पहली बार था जब माही के हाथ इस तरह का काम रहे थे। माही जल्दी से अपने दोस्तों के पास लौट आए। उससे अब किसी भी तरह इस जगह से निकलना था, इसलिए उसने अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित कर अपनी ऊर्जा में परिवर्तित किया और तनिष्क को वहां से टेलीपोर्ट कर वापस रहस्यमय अकादमी में ले आए। वह एक साथ उन सबको अपने साथ नहीं ला सकती थी, इसलिए माही ने एक बार फिर टेलीपोर्ट हुई और इसी तरह वो रोशनी, विशाल और आखिर में अपने छोटे ड्रैगन को अपनी बाहों में समेटकर वापस रहस्यमय अकादमी में टेलीपोर्ट हो गई। इस समय माही का सारा शरीर पसीने में भीग गया था। आज उसने टेलीपोर्टेशन में अपनी बहुत सी ऊर्जा समाप्त कर दी थी। वही गुफा के बाहर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर दो काली परछाइयां माही की हर एक हरकत पर अपनी नजर रखे हुए थे। माही के वहां से टेलीपोर्ट होते ही कुछ समय बाद वो लोग भी वहां से गायब हो गए। कुछ समय बाद माही दीवार के सहारे खड़ी अपने सामने की दिशा में देख रही थी, जहां गुरु धना आचार्य जी माही के दोस्त का इलाज कर रहे थे। बहुत ही कम लोग ये जानते थे कि गुरु धना आचार्य जी एक अच्छे अध्यापक होने के साथ साथ एक बहुत ही काबिल वेद भी थे। माही ने अपने दोस्तों को सीधा उनके गुप्त औषधि कक्ष में टेलीपोर्ट किया था, जहां गुरु धना आचार्य जी अपनी जड़ी बूटियां पर प्रशिक्षण कर रहे थे। कुछ समय की जांच पड़ताल के बाद गुरु धना आचार्य जी ने पीछे खड़ी माही की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर इस समय काफी गंभीर भाव बने हुए थे। उन्होंने थोड़े गंभीर स्वर में माही से कहा, इन तीनों को ऊर्जा नाशक जहर दिया गया है, जिसके चलते ये लोग धीरे धीरे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को खो सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ समय रुककर आगे कहा, पर राहत की बात यह है कि यह जहर बहुत ही धीमी गति में कार्य करता है, जिससे हमें इसका इलाज ढूंढने के लिए थोड़ा समय मिल सकता है। अपने गुरुदेव की सारी बातें सुनकर भी माही ने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोशी से अपनी खाली आंखों से सामने बेहोश पड़े अपने दोस्तों की तरफ देख रही थी। वही माही की दशा देखकर गुरु धना आचार्य जी ने भी अभी माही से किसी भी प्रकार का सवाल न पूछना ही सही समझा। जिस समय माही उनके गुप्त कक्ष आई थी, वो इस चीज से बहुत हैरान थे और उन्हें कभी किसी को अपने गुप्त कक्ष के बारे में नहीं बताया था। वो माही से बहुत से सवाल पूछना चाहते थे, पर जब उन्होंने माही के साथ तनिष्क और बाकी सभी को देखा तो वह हैरान हो गए। उन सभी की दशा उस समय काफी गंभीर लग रही थी। सबसे ज्यादा हैरान तो वह उसके हाथों में मौजूद सफेद ड्रैगन को देखकर हुए थे। ये सफेद ड्रैगन बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पाए जाने वाला ड्रैगन था, जिसे ड्रैगन किंग की गिनती में पहले स्थान पर रखा जाता था। गुरु धना आचार्य जी ने वर्षों पहले एक सफेद ड्रैगन के बारे में सुना था, जो ब्रह्म जंगल में पाया जाता था। कहा जाता है जब रहस्यमय अकादमी की शुरुआत की गई थी, तो उसे समय अकेडमी पर बहुत से आक्रमण हुए थे, जिससे उन लोगों को ड्रैगन किंग ने बचाया था। वो एक खास प्रजाति का ड्रैगन था, जो अपने खास रंग के कारण पहचाना जाता था। चांदी के समान खूबसूरत और अनोखा था। उसी के सम्मान में अकादमी के पूर्वजों ने कई स्थानों पर ड्रैगन के चित्र बनवाए थे, जो आज रहस्यमय अकादमी की एक पहचान भी है। कुछ लोग रहस्यमय अकादमी को ड्रैगन अकादमी के नाम से भी जानते हैं, पर कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद उन्होंने कभी उस ड्रैगन को नहीं देखा। इसीलिए वो इस बात को जानने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे कि आखिर माही को ड्रैगन किंग कहां से मिला
क्योंकि ड्रैगन्स किंग कभी इंसानों को अपना मलिक स्वीकार नहीं करते थे। तभी माही की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आए। उन्होंने माही की तरफ देखा जो उनसे उसके छोटे ड्रैगन के बारे में पूछ रही थी। गुरु धना आचार्य जी ने एक नज़र सामने लेटे छोटे ड्रैगन किंग की तरफ देखा। उन्होंने पहले कभी किसी ड्रैगन का इलाज नहीं किया था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके शरीर से बहता सफेद रंग का खून उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे रोकने में असमर्थ थे। जिस चीज का पछतावा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, वो जीवन में पहली बार अपने आप को इतना लाचार महसूस कर रहे थे। पर तभी उन्हें कुछ याद आया। वो जल्दी से अपने गुप्त औषधि कक्ष से निकालकर अपनी लाइब्रेरी में गए और वहां कुछ ढूंढने लगे। बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वह मिल गया जिसकी तलाश में उन्होंने लगभग अपनी सारी लाइब्रेरी को ही तबाह कर चुके थे। उन्होंने जल्दी से उसे किताब को देखा, जिसे देख उनकी आंखें चमक उठी। वो जल्दी से उस किताब को लेकर औषधि कक्ष की तरफ बढ़ गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रीबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 38 छोटे ड्रैगन को कैसे ठीक करें। अब आगे गुरु धना आचार्य जी जल्दी से एक किताब लेकर वापस औषधि कक्षा में लौट आए। जो उदासी उनके चेहरे पर कुछ समय पहले थी कि वो छोटे ड्रैगन किंग को नहीं बचा पाएंगे, पर इस किताब के मिलने से वो उम्मीद अब वापस आ रही थी। वो खुशी खुशी आगे बढ़े और इस बड़ी काली किताब को माही के सामने कर दिया। वही माही जो एक टक सामने बेहोश पड़े अपने छोटे ड्रैगन को देख रही थी। अचानक अपने सामने किताब आने से उसने अपनी नजरें उठाकर सामने खड़े गुरु धना आचार्य जी की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहे थे। जिसे देख माही ने असमंजस में एक नजर गुरु धानाचार्य जी की तरफ देखा और दूसरा उसके सामने रखी किताब पर जब माही का ध्यान उसे किताब पर लिखे शब्दों पर गया तो उसकी काली आंखें कुछ समय पहले खाली थी। वो उस पुस्तक का देख चमक उठी। उसने बिना देरी किए जल्दी से उसे किताब को अपने हाथों में लिया। तभी गुरु धना आचार्य जी की आवाज माही के कानों में आई, इस पुस्तक का पेज 128 खोलो। जिसे सुन माही ने बिना देरी किए जल्दी से किताब के पेज नंबर 128 को खोल। ये किताब खास ड्रैगन्स के ऊपर लिखी गई थी, जिसमें शायद लगभग इस दुनिया के सभी अनोखे जीवों के बारे में जानकारी दी गई थी। वही उसे पेज के ऊपर लिखे शब्दों को माही ने पढ़ा, जिस पर एक सुनहरा ड्रैगन किंग की एक तस्वीर बनी हुई थी। जिसे देख माही थोड़ा चौंक गई। ये तस्वीर उसके छोटे ड्रैगन की तरह ही लग रही थी। हाँ, यह उसके पिता थे। माही ने बहुत ध्यान से उस बड़े ड्रैगन को देखा था। ये हूबहू उसी की तरह लग रहे थे। इस तस्वीर को देखकर अचानक माही को उस समय की याद आ गई जब उसने छोटे ड्रैगन के पिता से यह वादा किया था कि वह उनके बेटे की रक्षा करेगी। माही कुछ समय चुपचाप उस तस्वीर को देखते रही, पर उसने जल्दी ही अपने इमोशंस को काबू में किया और जल्दी से उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि अगर ड्रैगन किंग कभी घायल हो गया तो उसे किसी भी जड़ी बूटी से सही नहीं किया जा सकता। कहा जाता है इनका सफेद रक्त जितना उनकी शक्तियों के लिए वरदान होता है, उतना ही इन लोगों के लिए श्राप भी होता है, क्योंकि अगर यह कभी घायल हो गए तो इनको ठीक सिर्फ उनके रक्त संबंधी द्वारा ही किया जा सकता है। जिसे पढ़ गुरु धना आचार्य जी और माही के चेहरे पर जो उम्मीद नजर आई थी वो अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। माही जानती थी कि छोटे ड्रैगन का कोई भी रक्त संबंधी नहीं है, क्योंकि उसके पिता ने तो उसे बचाने के लिए पहले ही अपनी जान दे दी थी। माही को आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके हाथों से किसी रेत की तरफ छूटता जा रहा है, जिस वजह से माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो इस समय कमजोर नहीं पड़ना चाहते थी। तभी माही के मन में अचानक बड़े ड्रैगन की छवि नजर आई। जिस समय वह अपनी सारी शक्तियां माही को दे रहे थे, तब उन्होंने माही से कहा था कि आज से तुम और मेरा बेटा आपस में जुड़ चुके हो। अचानक ये सब याद आते ही माही ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो कैसे भूल सकती थी कि उसके अंदर भी ड्रैगन की शक्तियों का कुछ अंश था। जिसे सोच माही तुरंत छोटे ड्रैगन की तरफ बढ़ी। उसने अपने पास से एक धारदार चाकू निकाला और अपनी हथेली को काटकर अपने हाथों को छोटे ड्रैगन के पंजों से जोड़ लिया, जिससे उन दोनों का रक्त आपस में मिलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करी और अपनी ऊर्जा को छोटे ड्रैगन के अंदर भेजने लगी। वहीं पास खड़े गुरु धना आचार्य जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र कर क्या रहा है। वो बस असमंजस में भारे रुद्र की तरफ देखते रहे। तभी एक सफेद रोशनी ने माही और छोटे ड्रैगन को धीरे धीरे हवा में उठा लिया, जिसे देख गुरु द्रोणाचार्य जी की आंखें चौड़ी हो गई। अचानक उनके पैर खुद ही खुद पीछे की तरफ जाने लगे। वो अपने सामने के नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। इस समय माही और छोटा ड्रैगन हवा में तैर रहे थे। उनके आसपास से बहुत ही मात्रा में सफेद रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे छोटे ड्रैगन के जख्मों को भरती जा रही थी। पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस समय माही अपने असली रूप में आने लगी थी। उसके छोटे काले बाल अचानक ही लंबे होने लगे। उसका पूरा शारीरिक रूप धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था, क्योंकि इस समय उसने अपनी आधे से ज्यादा शक्तियां अपने छोटे ड्रैगन के शरीर में प्रवेश करवा दी थी, जिस वजह से उसके द्वारा बनाया गया जादू धीरे धीरे टूटने लगा। उसके लंबे बाल अब एक सुनहरी रोशनी की तरह चमक रहे थे। वही अपने सामने के नजारे को देखकर गुरुधानाचार्य की सदमे में ही चले गए थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था
कि उनका ये शिष्य कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। उन्हें सबसे ज्यादा सदमा तो इस बात का था कि वो अपने आसपास के किसी भी जादू को आसानी से पहचान सकते थे। पर शायद ये पहली बार था जब वो माही के जादू को पहचान नहीं पाए। उन्हें कभी इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि रुद्रा ने अपना रूप बदल रखा है। कुछ समय इसी तरह अपनी ऊर्जा छोटे ड्रैगन को देने के बाद माही अब अंदर से बहुत कमजोर होने लगी थी और तभी वो तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगी। अब उसके शरीर की बची कुची शक्तियां भी समाप्त होने लगी थी। वही गुरु धना आचार्य जी जो अभी सदमे में खड़े उन्हें देख रहे थे, अचानक माही को ऐसे गिरता देख वो जल्दी से अपने होश में वापस आए। उन्होंने अपनी शक्तियों की मदद से गिरती हुई माही और छोटे ड्रैगन किंग को बीच हवा में ही पकड़ लिया और उन्हें पास एक बिस्तर पर लेटा दिया। वो धीरे धीरे माही और छोटे ड्रैगन की तरफ बढ़े, जिनके शरीर से अभी भी थोड़ी थोड़ी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उन्होंने ध्यान से माही की तरफ देखा जिसका पूरा रूप अब बदल चुका था। थोड़ी देर के लिए तो गुरु धना आचार्य जी माही को देखकर हैरान थे, क्योंकि वो इस समय किसी सफेद मुहूर्त के समान सुंदर और मनमोहक लग रही थी। माही लड़के के अवतार में भी काफी सुंदर थी, पर उसके लड़कियों वाले रूप का मुकाबला शायद ही कोई कर सकता था। धना आचार्य जी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका शिष्य एक लड़की है। उन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई स्वप्न देखा रहे हैं या उन्हें कोई भ्रम हुआ है, पर माही को अपने सामने देख बेचारे गुरुधनाचार्य जी सदमे के कारण पास रखे कुर्सी पर गिर गए। वो बस एक तक अपनी हैरान परेशान आंखों से अपने सामने मूर्छित पड़ी छोटी सी लड़की को देख रहे थे, जिसने कितनी आसानी से उन्हें मूर्ख बना दिया था। आज उन्हें अपनी शक्तियों पर ही शक होने लगा था कि क्या वो सच में इतनी शक्तिशाली है या वो अब उम्र के साथ कमजोर होते जा रहे हैं। जो एक छोटी सी बच्ची द्वारा मूर्ख बनाए गए, अब तो माही उन्हें किसी पहेली से काम नहीं लिंग रही थी, जिसे सुलझाना उनके लिए नामुमकिन हो रहा था। वो पहले ही माही की इतनी शक्तियों का राज पता नहीं लग पा रहे थे। ऊपर से उसका इस तरह अपना रूप बदलने का कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उनके मन में हजारों सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब उनके सामने मूर्छित लेटी हुई छोटी सी लड़की दे सकती थी। अब तो उन्हें संदेह होने लगा था, क्यों पता नहीं रुद्र ने और कितने राज अपने अंदर छुपा रखे हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 39 सच क्या है, अब आगे रहस्यमयी अकेडमी। गुरु धना आचार्य जी अब माही के होश में आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि अब माही ही उनके दिमाग में चल रहे हजारों सवालों का जवाब दे सकती थी। वहीं छोटे ड्रैगन को अपनी ऊर्जा देने के बाद माही काफी कमजोर हो गई थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो एक गहरी नींद में चली गई है। कुछ समय बाद माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका सर बहुत भारी हो रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोल आसपास अपने दोस्तों को देखने के अपनी आंखें घुमाई, पर अपने आसपास का नजारा देख वो थोड़ी हैरान थी, क्योंकि माही इस समय औषधि कक्ष में नहीं बल्कि अपने कक्ष में पहुंच गई थी, जिसे देख वो भी थोड़ी हैरान थी कि वो अचानक यहाँ कैसे आ पहुंची। तभी उसे अपने सामने तनिष्क और छोटा ड्रैगन नजर आए। वो दोनों बिल्कुल ठीक लग रहे थे, जिन्हें देख माही थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई, पर खुश भी कि उसके दोस्त ठीक हो गए हैं। तभी तनिष्क माही की तरफ बढ़ा, जिसे देख माही मुस्कुरा दी, पर तनिष्क चलते हुए अचानक माही के शरीर के आर पार हो गया। ये देख माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यह क्या हुआ अभी उसके साथ? वो अपने दोस्तों को देख सकती थी, पर वो उसे देख नहीं पा रहे थे। यह उसके साथ हो क्या रहा था? तभी माही को कुछ याद आया। अचानक ही माही को सब कुछ समझ में आने लगा। जिस समय उसने छोटे ड्रैगन को अपनी शक्तियां दी थी, शायद उसी कारण उनका शरीर आपस में जुड़ गया। इसी कारण कुछ समय के लिए वो छोटे ड्रैगन की यादों में पहुंच गई थी, जिसे देख वो भी थोड़ी हैरान भी थी और खुश भी। अब माही की खुशी का कारण हम आपको बाद में पता चलेगा। तभी उसे तनिष्क की आवाज आई, जिसे सुन माही ने सामने की तरफ देखा, जहां तनिष्क मुस्कुराते हुए छोटे ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था। वो छोटे ड्रैगन के पास जाकर उसे खाना खिलाते हुए उससे माही की बहुत सारी बातें कर रहा था, क्योंकि माही के जाने के बाद छोटा ड्रैगन बहुत उदास था, जिसे देख माही मुस्कुरा दी। पर अचानक तनिष्क के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिसे सुन तनिष्क अपने कक्ष का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसने दरवाजा खोलकर देखा, दरवाजे पर एक मोटा लड़का खड़ा था, जिसे देखते ही माही पहचान गई कि यह वही सीनियर है जिसे माही ने अकादमी के पहले दिल मारा था। तनिष्क उस सीनियर को यहाँ देखकर थोड़ा हैरान था। वो अभी उस सीनियर से कुछ कहता, तभी सीनियर ने कहा, अकादमी के पीछे वाले जंगल में अध्यापक ने सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा है, इसलिए चलो मेरे साथ। जिसे सुन तनिष्क असमंजस उसे देखने लगा। वो अभी कुछ समय पहले अपनी कक्षा से ही आया था, परंतु तब उसके अध्यापक ने उसे कुछ नहीं कहा। वो अभी सीनियर से कुछ कह पाता। तभी उसे सीनियर ने थोड़ा चढ़ते हुए तनिष्क से कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने, वो तो मुझे अध्यापक ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। तनिष्क पहले से ही उसे सीनियर से घबराता था, वहीं उसकी इतना गुस्सा देखकर वो और घबरा गया। उसने कुछ समय तक सोच और फिर छोटे ड्रैगन को अपने साथ लेकर उस सीनियर के पीछे पीछे चल दिया। वही तनिष्क को अपने साथ आता देख
मोटे सीनियर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई, जिसे तनिष्क नहीं देख पाया, क्योंकि वो सीनियर उससे आगे चल रहा था। इसी तरह चलते हुए वो लोग अकादमी से बाहर निकल अकेडमी के पीछे वाले जंगलों में पहुंच गए। तनिष्क ने पूरे रास्ते यह नोटिस किया था कि उसके अलावा कोई भी बच्चा इस रास्ते पर नहीं जा रहा था। उसने कई बार उस सीनियर से सवाल भी किया, पर उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वो लोग जंगल के और अंदर आ गए। तभी तनिष्क की नज़र सामने खड़े अपने दोस्तों रोशनी और विशाल कर गई। अब उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। उससे पहले से ही सीनियर पर शक हो रहा था। तनिष्क जल्दी से आगे बढ़कर रोशनी और विशाल के पास पहुंचा। वही तनिष्क को यहाँ दोनों भी उतने ही हैरान थे जितना हैरान तनिष्क था। तभी विशाल ने आगे बढ़ तनिष्क से सवाल किया, तनिष्क भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे सुन तनिष्क ने कहा, मैं भी यही सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमें कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें अध्यापक ने बुलाया है, विशाल ने कहा। अभी वो लोग आगे कुछ और बातें कर पाते, तभी एक तलवार तेजी से उनकी तरफ बढ़ी, जिसे देख रोशनी और विशाल हैरान हो गए। पर शायद तनिष्क को पहले ही शक हो गया था, इसलिए तलवार उन्हें लग पाती उससे पहले ही तनिष्क ने अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग कर उसे बीच में नष्ट कर दिया, जिसे देख वहां एक साथ बहुत सारे लोग अचानक आ गए और वो सब उन तीनों पर हमला करने लगे। पर वो तीनों दोस्त भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया और अपने हथियार निकालकर एक एक कर उन सभी को मरने लगे। विशाल अपनी पृथ्वी शक्ति की ताकत से उन सभी को जमीन में फंसा देता, वही रोशनी अपनी तेज तलवार से अपने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुकी थी। तनिष्क भी अपने 2 तत्वों का प्रयोग कर उन सभी पर लगातार वार किए जा रहा था। काफी देर के संघर्ष के बाद उन तीनों दोस्तों ने अपने सभी दुश्मनों को बुरी तरह हरा दिया था, जिसे देख वो मोटा सीनियर, जो कुछ समय पहले उन पर हमला होता देख थोड़ा खुश था, उन्हें इस तरह अपने दुश्मनों को मरता देख वो थोड़ा घबराने लगा था, क्योंकि वो तीनों बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। जिसे देख वो घबराने लगा। उसने जल्दी से अपने चाबुक को बाहर निकाला और उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वहीं रोशनी, विशाल और तनिष्क को उसके इस वार से बहुत आसानी से बच गए। वो आज बहुत क्रोधित थे। उन्होंने उसे मोटे सीनियर को पहले इसलिए छोड़ दिया था ताकि उन लोगों के लिए कोई मुश्किलें ना खड़ी हो जाए। वो शांति से यहाँ से अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने कबीले में लौटना चाहते थे, पर शायद कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था कि वो अपनी शिक्षा शांति से पूर्ण करें। तनिष्क ने अपनी अग्नि शक्ति को अपने हाथों में इकट्ठा कर जैसे ही उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी 3 तीर अचानक ही उन लोगों को आकर लगे, जिसे देख उन्होंने असमंजस में पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़े लोगों को देखकर वो और भी अधिक गुस्से में भर गए। सामने राजकुमारी रूपाली, अंश और उसके कुछ साथी खड़े थे। वही रूपाली को देखकर रोशनी गुस्से में पागल हो गई थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रूपाली यह क्या मजाक है और क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या एक बार हार कर तुम्हारा मन नहीं भरा? जिसे सुन रूपाली के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हार और जीत का फैसला तो अब मैं करूंगी। तुम 2 कौड़ी के इंसान, तुम समझते क्या हुआ अपने आप को? क्या तुम्हें लगता है तुम जैसे गरीब लोग हम जैसे राजघराने के बच्चों को आसानी से हरा सकते हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे? वही रोशनी गुस्से में अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ी, पर तभी अचानक ही रोशनी की तलवार उसके हाथों से छट गई। अचानक ही उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा है। वही विशाल और तनिष्क की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उनका शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोता जा रहा था, जिसे देख उन्होंने गुस्से में अपने सामने खड़े लोगों को देखा, जो एक धूर्त मुस्कान लिए उनकी तरफ देख रहे थे। तभी रूपाली ने आगे आते हुए रोशनी के सीने पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो पीछे की तरफ गिर गई, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी, जिसके गुस्से में वो झटपट आने की कोशिश करने लगी। पर ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर को किसी मजबूत जंजीर ने जकड़ लिया हो। उन तीनों को इस तरह झटपट आते देख रूपाली ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे इतने भी क्या जल्दी है? क्या हुआ? क्या तुम्हारा शरीर सुन पड़ गया है? क्या तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो? फिर उसने हंसते हुए कहा, हाँ, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने आगे बढ़कर एक तीर को विशाल के पैरों से निकलते हुए अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हें पता है ये जो तीर हमने तुम्हें मारे हैं, यह कोई साधारण तीर नहीं थे। इनमें मैंने एक खास तरह का जहर लगवाया था, और मजे की बात यह है कि यह जहर धीरे धीरे तुम सबकी ऊर्जा को नष्ट कर देगा, और वह भी बहुत दर्दनाक तरीके से। और तुम लोग सिर्फ अपने शरीर में होते दर्द को बर्दाश्त कर सकते हो, पर ना ही चिल्ला सकते हो और नहीं उसका इलाज कर सकते हैं। फिर उसने अपनी नफरत भरी आंखों के साथ उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, ये सब तुम लोगों के कारण हुआ है। अगर तुम लोग पहले मेरे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने, तो ये तुम्हारे साथ कभी होता ही नहीं। वही रूपाली की बात सुन उन तीनों की आंखें गुस्से लाल हो गई। वो करना और कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर उसे जहर के असर के कारण वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। तभी अचानक रूपाली की एक जोरदार चीज निकल गई,
जिसे सुन उन तीनों ने सामने की तरफ देखा, जहां छोटा ड्रैगन ने उन सभी के ऊपर हमला कर दिया था। वो बुरी तरह उन लोगों को मरने लगा। किसी को वो अपनी पूंछ की शक्ति से उड़ा देता, तो किसी के चेहरे पर गहरे गहरे घाव बनाने लगा। वही वो लोग अपने सामने हमला करते हुए सफेद बिल्ली को रोकने की कोशिश करने लगे, पर ऐसा लग रहा था बहुत ही शक्तिशाली है, जिसे देख वो सब डर कर तुरंत वहां से भागने लगे, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए यहाँ आए थे वो पूरा हो गया था। वहीं उन लोगों को ऐसे भागता देख रोशनी, विशाल और तनिष्क काफी खुश हो गए कि भले ही उनका दोस्त रुद्रा आज उनके साथ नहीं है, पर उनकी रक्षा के लिए आज उसकी यह छोटी सफेद बिल्ली उनके साथ थी। पर तभी एक काली शक्ति ने अपने पीछे से छोटे ड्रैगन पर वार किया, जिसे देख माही ने तुरंत पीछे पलट कर देखा, पर अचानक ही उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो उसे जगह से गायब होने लगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रीबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर एपिसोड 40 अब आगे। वहीं खड़ी माही जो ये सारी घटना अपनी आंखों से देख रही थी, उसे रूपाली और बाकी सभी लोगों को पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण उसकी मुठिया कसी हुई थी और उसकी आंखें लाल हो गई, जो इस समय बहुत ही भयानक लग रही थी। वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती, जिसका गुस्सा उसे और भी ज्यादा था। वह सामने खड़ी होकर बस अपने दोस्तों को तड़पते हुए देख सकती थी, जो उस जहर के कारण जमीन पर पड़े झटपट आ रहे थे। उसने रूपाली की बातों को बहुत ध्यान से सुना था। रूपाली के एक एक शब्द माही के कानों में किसी गर्म कांच की तरह चुभ रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर इन सभी को जान से मार डाले, पर तभी उसने अपने छोटे ड्रैगन को अपने दोस्तों को बचाते हुए देखा, जिसे देख उसका गुस्सा हल्का हल्का शांत होने लगा। सभी को यही लग रहा था कि वो एक बिल्ली है, पर सच तो माही ही जानती थी कि उसका छोटा ड्रैगन इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बेशक अभी उसके पास उसकी पूरी शक्ति नहीं थी, पर तब भी वो इन लोगों का सामना बहुत ही आसानी से कर सकता था। पर अचानक ही एक काली शक्ति उसके छोटा ड्रैगन से टकराई, जिसने उसके छोटे ड्रैगन के शरीर पर बहुत बुरा असर डाला। ये देख माही जल्दी से पलटकर उस हमलावर को देखना चाहती थी, जिसने अचानक ही यहाँ आकर उसे पर हमला कर दिया था। पर तभी उसके सर में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा और वो वापस अपनी दुनिया में आने लगी। उसकी बहुत कोशिशें के बाद भी माही उस हमलावर को नहीं देख पा रही थी। जब दोबारा माही ने अपनी आंखें खोली, तो इस समय वो गुरु धना आचार्य जी के औषधि कक्ष में थी। उसने ध्यान से कक्ष को देखा, जहां एक तरफ उसके तीनों दोस्त और उसका छोटा ड्रैगन बेहोश पड़े थे। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ गई, जहां गुरु धना आचार्य जी एक कुर्सी पर बैठे सो रहे थे, जिन्हें देख माही कुछ पल उन्हें ध्यान से देखती रही। फिर उनसे नजरें फरते हुए माही ऊपर की तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में इस समय बहुत से सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब उसके पास नहीं था। जब उसने अपने दोस्तों को उस गुफा में ढूंढा था, तब उसने पहले बार उनकी यादें पढ़ने की कोशिश की थी, पर उसे कुछ नजर नहीं आया था। वह उसके साथ पहली बार हुआ था कि वह बहुत कोशिशें के बाद भी उनकी की यादें पढ़ नहीं पा रही थी। उस समय माही ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को वहां से निकालकर वापस अकादमी लाना था। पर अब ये दूसरी बार हुआ था कि वो उनकी यादों को नहीं देख पा रही थी। वो बस उनके कुछ ही समय की यादें देख पाई थी, पर उस समय उसका छोटा ड्रैगन इतना घायल नहीं था जितना वो इस समय था। माही यह जानने के लिए और भी ज्यादा परेशान हो रही थी कि उसके दोस्तों के साथ असल में हुआ क्या था। वो इतना तो जान गई थी कि तनिष्क, रोशनी और विशाल रूपाली और उसकी साजिशों के शिकार हुए थे, पर उस हादसे में उसके छोटे ड्रैगन को नुकसान नहीं हुआ था। तब तक जब तक उस काली शक्ति ने उसके ऊपर हमला न किया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो काली शक्ति थी किसकी और कौन है इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो किसी की यादों को इतनी आसानी से मिटा सकता है, और वो लोग उस गुफा तक कैसे पहुंचे थे। इसी तरह के न जाने कितने ही सवाल इस समय माही के दिमाग में चल रहे थे, जो अब माही को परेशान करने लगे थे। उसके पास सवाल अनगिनत है, पर उनका जवाब माही के पास नहीं था। वो चाहकर भी अपने दोस्तों की यादें नहीं पढ़ पा रही, और छोटे ड्रैगन को वो और तकलीफ नहीं दे सकते थी। छोटे ड्रैगन के कारण ही वो अपने दोस्तों तक पहुंच पाई थी। जब पहली बार माही के सर में दर्द हुआ था, तब उसे उस जंगल के कुछ विजन्स आए थे। इसलिए माही यह जानने अकादमी के पीछे वाले जंगल में गई थी कि आखिर क्यों बार बार उसे यह विजन्स आ रहे थे। माही को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि यह विजन उसे उसके छोटे ड्रैगन ने भेजे थे। शायद इसी कारण वो और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माही अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुन वो जल्दी से खड़ी हो गई। वो इस समय बहुत सतर्क थी, पर अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो शांत हो गई। उसने अपनी एक आईब्रो पर उठाते हुए सामने खड़े अपने गुरु धना आचार्य जी से कहा, गुरुदेव। पर इतना कहते ही माही रुक गई। उसकी असल आवाज वापस आ गई थी। हाँ, यह उसके लड़कों वाली आवाज रही नहीं थी, जिसे महसूस कर माही ने धीरे से अपने सर को हाथ लगाया, तो उसके सर के छोटे बालों की जगह लंबे घने बाल थे, जिसे समझ माही ने एक गहरी सांस ली। वो कैसे भूल सकती है कि उसके पास अभी इतनी ऊर्जा नहीं बची थी कि वो वापस अपना रूप बदल सके।
माही ने कुछ सोचते हुए सामने की तरफ देखा, जहां गुरु धना आचार्य जी अपनी आंखों में हजारों सवाल लिए माही की तरफ ही देख रहे थे। कुछ समय के लिए वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे आंखों से ही वो अपना जवाब एक दूसरे को बता देना चाहते हो, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनकी आंखों में इतने सवाल थे कि माही को उन्हें समझना ही पड़ता। तभी गुरु धना आचार्य जी ने अपना गला साफ करते हुए माही की तरफ पानी का एक गिलास बढ़ा दिया, जिसे देख माही ने पहले एक नजर अपने सामने रखे पानी पर डाला और दूसरे गुरु धना आचार्य जी पर, जो अब वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे। माही ने भी कुछ नहीं कहा और वो पानी पी लिया। माही जानती थी कि अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं था, उसे अपने गुरु को सारा सच बताना ही होगा। वैसे अब उसे गुरु धनाचार्य जी पर विश्वास होने लगा था, उन्होंने ही उसकी बहुत मदद की थी और शायद आगे भी वही उसकी मदद कर सकते थे, इसलिए माही ने उन्हें सच बताने का फैसला कर लिया था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन। सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।